इकोनॉमिक्स में हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बेसिक चैप्टर के अंदर में वी आर नॉट स्टडिंग एनी पर्टिकुलर चैप्टर, वी आर स्टडिंग सम कांसेप्ट्स ऑफ ऑल द चैप्टर्स। हम लोग कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग हर टॉपिक का थोड़ा थोड़ा टर्म्स हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वो सारे टर्म्स कहीं ना कहीं बार बार इस्तेमाल होते हैं, तो वो सारे टर्म्स हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप हर सब्जेक्ट में मैं देखता हूं, आप देखते होंगे हर सब्जेक्ट के अंदर हम लोग इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। तो इंट्रोडक्शन चैप्टर में हम लोग बेसिक चैप्टर पढ़ रहे हैं, पहले बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं। फटाफट मेरे को बताते जाइए जरा क्या क्या टर्म्स हम लोगों ने डिस्कशन किया था, जल्दी जल्दी बताइए मेरे को। सबसे पहले इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इकोनॉमिक्स? का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ सैटिस्फाइंग अनलिमिटेड वांट्स फ्रॉम लिमिटेड सोर्सेस। मैंने कहा सैटिस्फाइंग अनलिमिटेड वांट्स फ्रॉम लिमिटेड सोर्सेस। वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो उन अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड सोर्सेज से कैसे पूरा किया जाए, इसी स्टडी को आप क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। तो यहां पर आपको कई सारे टर्म्स मैंने पढ़ा थे। इकोनॉमिक्स दो तरह का होता है, माइक्रो और मैक्रो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड माइक्रो? का मतलब बहुत ही स्मॉल स्केल पर स्टडी को क्या बोलते हैं? माइक्रो। बहुत ही लार्ज स्केल पर स्टडी को क्या बोलते हैं? मैक्रो। अगर एक कंपनी का स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या होगा? माइक्रो। अगर एक इंडिविजुअल का स्टडी करें तो क्या होगा? माइक्रो। अगर एक इंडस्ट्री का स्टडी कर रहे हैं तो क्या होगा? माइक्रो। दरवाजा बंद करिए। अगर एक देश का स्टडी कर रहे हैं तब क्या होगा? मैक्रो। मैक्रो, समझ गए ना? तो अगर एक स्मॉल स्केल पर स्टडी करते हैं तब उसको आप क्या बोलते हैं? माइक्रो। एक लार्ज स्केल पर स्टडी करते हैं तब मैक्रो। याद है ना आपको? तो अब हम लोग इस माइक्रो मैक्रो के बाद में हम लोगों ने पढ़ा था सर डिमांड और सप्लाई के बारे में पढ़ा था। क्या चीज के बारे में पढ़ा था? बोलो ना यार। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिमांड? का मतलब क्या होता है? फटाफट बताओ ना। विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू परचेज। दो चीजें हैं, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू परचेज। सामान खरीदने की इच्छा है और सामान खरीदने की ताकत है, तब आप उसको डिमांड बोलते हैं। सिर्फ इच्छा है पर ताकत नहीं है, उसको डिमांड बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? नहीं बोलते। सिर्फ ताकत है पर इच्छा नहीं है, दैट इज नॉट डिमांड। फिर सप्लाई का मतलब क्या था? फटाफट बताओ ना। विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू सेल। मैंने कहा विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू सेल को आप क्या बोलते हैं? सप्लाई। दो चीजें होनी चाहिए, इच्छा भी होनी चाहिए और एबिलिटी भी होनी चाहिए। विलिंगनेस भी होनी चाहिए और एबिलिटी भी होनी चाहिए, तब उसको आप क्या बोलते हैं? सप्लाई। तो सर विलिंगनेस भी होना चाहिए और एबिलिटी भी होना चाहिए, तभी उसको आप सप्लाई बोलते हैं, वरना उसको आप सप्लाई नहीं बोलते। सर लॉ ऑफ डिमांड हम लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था बताओ? लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। बोलो तो लॉ ऑफ डिमांड क्या पढ़ा था? जल्दी जल्दी बताओ। जैसे जैसे सामान का दाम बढ़ेगा वैसे वैसे हर चीज का डिमांड कम होगा। जैसे जैसे सामान का दाम बढ़ेगा वैसे वैसे हर चीज का डिमांड कम होगा। तो यहां पर डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है कि अपवर्ड स्लोपिंग कर्व? डाउनवर्ड। अरे डाउनवर्ड की अपवर्ड? डाउनवर्ड। इनवर्स रिलेशन की डायरेक्ट रिलेशन? इनवर्स। लॉ ऑफ सप्लाई में क्या पढ़ा था? बोलो ना। जैसे जैसे सामान का दाम बढ़ेगा सेलर ज्यादा माल बेचेगा कि कम माल बेचेगा? ज्यादा। तो इसके लिए अगर कर्व बनाएंगे तो क्या होगा? डाउनवर्ड की अपवर्ड? अपवर्ड। अच्छा, एक्स एक्सिस पर क्या रखते हैं? क्वांटिटी सप्लाइड, और वाई एक्सिस पर प्राइस। इसमें क्या रखते हैं? क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस। फिर एक बात किया था सर, इक्विलिब्रियम, डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम। क्या बोला था? डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम। ये क्या था बताओ फटाफट? जिस पॉइंट पर डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, एक बार फिर से बोलो, जिस पॉइंट पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कट करते हैं उसी को आप क्या नाम दिया करते हैं? इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? क्या प्राइस पर कितना यूनिट ट्रेड होगा, क्या प्राइस पर कितना यूनिट ट्रेड होगा, उसी को आप क्या नाम दिया करते हैं? इक्विलिब्रियम। ये पढ़ा था ना? जिस पॉइंट पर डिमांड कर और सप्लाई कर एक दूसरे को कट करेंगे, दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम। क्लियर है ना? चल, सप्लाई के बाद में मैंने आपको पढ़ाया था यूटिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड यूटिलिटी? का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड यूटिलिटी? वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। मैंने कहा कोई सामान आपकी इच्छा की पूर्ति कर सकता है, उसी को आप क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। मैंने कहा कोई सामान आपकी इच्छा की पूर्ति कर सकता है, उसी को आप क्या नाम दिया करते हैं? यूटिलिटी। तो सर ये यूटिलिटी दो तरह का कंसेप्ट होता था, एक होता था कार्डिनल कंसेप्ट और एक होता था, अरे आवाज नहीं आ रहा है, कार्डिनल और ऑर्डिनल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कार्डिनल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑर्डिनल? का मतलब क्या था? कार्डिनल का मतलब क्या था?
आवाज नहीं आ रहा है? जहां पर यूटिलिटी को आप मेजर नहीं कर सकते, मेजर कर सकते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं? कार्डिनल। अब कैसे मेजर करते हैं? केजी में, लीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में, कैसे? मनी के टर्म्स। अरे कैसे मनी के टर्म्स में बोल रहा हूं मैं? आप कोई सामान को खरीदने के लिए कितना पैसा देने को तैयार है, कोई सामान को खरीदने के लिए कितना पैसा देने को तैयार है, उसको आप क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। अरे क्या बोलते हैं? बोलो ना, मार्जिनल यूटिलिटी। यहां पर मेरे सेंटेंस को कंप्लीट करना, मैंने कहा कोई सेंटेंस को कंप्लीट मतलब एमसीक्यू पेपर है ये। कौन सा पेपर है ये? एमसीक्यू। तो सेंटेंस को कंप्लीट करना, मैं कितना पैसा देने को तैयार हूं, इसको आप क्या बोलते हैं? बोलो ना, मार्जिनल यूटिलिटी। पर बाजार में क्या दाम पर मिलता है, उसको आप क्या बोलते हैं? प्राइस। मैं कितना पैसा देने को तैयार हूं, उसको क्या बोलते हैं? एमयू। एक्चुअली में कितना में मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? प्राइस। उन दोनों के बीच का डिफरेंस को क्या बोलते हैं? कंज्यूमर सरप्लस। क्या बोलते हैं? कंज्यूमर सरप्लस। ये होता था कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल का मतलब होता है न्यूमेरिकल। कार्डिनल का मतलब न्यूमेरिकल। यहां पर यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। समोसा खाकर कितना रुपए का सेटिस्फैक्शन मिला? क्या बोला? समोसा खाकर कितना रुपए का सेटिस्फैक्शन मिला, दैट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी कंसेप्ट। परंतु ऑर्डिनल में क्या होता था? यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते थे, पर यूटिलिटी को कंपेयर कर सकते थे। मैंने कहा यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन कर सकते हैं। समोसा खाकर कितना मिला? नहीं पता। रसगुल्ला खाकर कितना मिला? नहीं पता। पर दोनों में किसमें ज्यादा मिला या किसमें कम मिला ये पता है। दोनों में कितना मिला ये पता है कि नहीं पता है? नहीं पता। पर किसमें ज्यादा मिला, किसमें कम मिला ये मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम। इसको आप बोलते थे ऑर्डिनल यूटिलिटी कंसेप्ट। एम आई वेरी वेरी क्लियर इन दिस? तो सर ऑर्डिनल यूटिलिटी कंसेप्ट के बाद में हम लोगों ने एक और चीज बात किया था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये कार्डिनल कंसेप्ट है। ये कौन सा कंसेप्ट है? कार्डिनल कंसेप्ट के अंदर में क्या था? यही डिस्कशन लास्ट था अपना। जैसे जैसे सामान को यूज करते जाओगे, एक बार मेरे साथ साथ बोलो, जैसे जैसे सामान को यूज करते जाओगे वैसे वैसे उसको पाने की इच्छा कम कम और कम होती जाएगी। मैंने कहा जैसे जैसे सामान को यूज करते जाओगे वैसे वैसे उसको पाने की इच्छा कम होती जाएगी कि बढ़ती जाएगी? कम होती जाएगी। अरे अगर मान लो मेरे को मिठाई पसंद है, अगर मैं मिठाई खाते जाऊंगा तो मेरे को मीठा खाने की इच्छा कम होती जाएगी कि बढ़ती जाएगी? कम होती जाएगी। परंतु ये चीज हर जगह पर अप्लाई नहीं करता। अगर मान लो किसी को शराब का नशा है तो जैसे जैसे शराब पीते जाओगे वैसे वैसे उसका सेटिस्फैक्शन बढ़ते जाएगा। गोल्ड के लिए, मनी के लिए, जैसे जैसे सोना मिलते जाएगा वैसे वैसे उसको पाने की इच्छा बढ़ती जाएगी। सेटिस्फैक्शन सेम रहेगा कि बढ़ते जाएगा? बढ़ते जाएगा। तो ये उसके एक्सेप्शंस होते हैं, वो हम लोग अभी दिमाग पर जोर नहीं दे रहे। क्लियर ना? यहां तक आपने पिछला क्लास में पढ़ लिया था। अब हम लोग इसके आगे और टर्म्स हम लोग पढ़ते हैं। सर इसके बाद हम लोगों ने बात किया था प्रोडक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोडक्शन? का मतलब क्या बोला था? बोलो ना यार। क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी। एक बार फिर बोलो, क्या बोला था? क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी को क्रिएट करना या यूटिलिटी को ऐड करना। चार तरह की यूटिलिटी होती थी। कौन कौन सी? फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी और पर्सनल यूटिलिटी। फिर से बोलो, पहला क्या था? बोलो ना, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी और पर्सनल यूटिलिटी। पहला दूसरा से मतलब नहीं, आगे पीछे से मतलब नहीं है। तुम लोग बताओ मेरे को जरा, फॉर्म का मतलब क्या होता है? सामान का शेप एंड साइज को चेंज करने को क्या बोलते हैं? फॉर्म। प्लेस का मतलब सामान का प्लेस चेंज करना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचाना या फिर जमीन से बाहर लाना। जमीन से बाहर लाना वो भी तो प्लेस यूटिलिटी है ना। तीसरा क्या था? टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी का मतलब क्या था? सामान को स्टोर करना। मैंने कहा सामान को क्या करना? स्टोर करना। दैट इज नोन एज टाइम यूटिलिटी। और लास्ट वन क्या था? बोलो ना, पर्सनल स्किल प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? पर्सनल स्किल प्रोवाइड करना। दैट इज नोन एज पर्सनल यूटिलिटी। आई डू बिलीव इट्स वेरी वेरी क्लियर नाउ। अरे बोलो, समझ गए कि नहीं? चलिए, फिर इसके बाद में हम लोगों ने बताया सर चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? इन चीजों को यूज करके आप प्रोडक्शन करते हैं। चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, नाम बताओ कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड का मतलब फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। अरे लैंड का मतलब फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, लैंड के अंदर में हम लोग सिर्फ जमीन को लेते हैं कि पहाड़ को भी ले लेते हैं?
पहाड़ को भी ले लेते हैं ना, ओशियंस को लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेते हैं। मछलियों को, फिशेस को लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेते हैं। जंगल को लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेते हैं। लैंड के अंदर में ही काउंट करते हैं। जो भी चीज प्रकृति आपको प्रोवाइड करती है, जिसके लिए नेचर आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं करता, उसी को आप क्या बोलते हैं? लैंड। दूसरा होता है लेबर। बताया था क्या मैंने? लेबर का मतलब किसी भी तरह का ह्यूमन एफर्ट अगर आपने पैसे कमाने की नियत से किया, क्या कमाने की नियत से? पैसे कमाने की नियत से अगर आपने एफर्ट दिया तब उसको लेबर बोलते हैं। अगर पैसा कमाने की नियत से नहीं दिया तब उसको लेबर नहीं बोलते। सर आपने एग्जांपल क्या दिया था? मम्मी घर में खाना बनाती है, लेबर की नॉट लेबर? नॉट लेबर। परंतु रेस्टोरेंट में शेफ खाना बनाता है, दैट इज लेबर की नॉट लेबर? लेबर। क्रिकेटर क्रिकेट खेलते हैं, लेबर की नॉट लेबर? लेबर। हम और आप एंटरटेनमेंट के लिए क्रिकेट खेलते हैं, लेबर की नॉट लेबर? नॉट लेबर। समझ गए कि नहीं? फिर उसके बाद था कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या था? वेल्थ का मतलब क्या था? जल्दी बताओ, कैपिटल का मतलब क्या था? अरे वो थ्योरेटिकल डेफिनेशन नहीं, जो भी चीज इंसान ने बनाया, फिर से बोलो, जो भी चीज इंसान ने बनाया और उसको फर्दर प्रोडक्शन में यूज करते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं? कैपिटल। अगर आप फर्दर प्रोडक्शन में यूज करते हैं तब उसको आप क्या बोलते हैं? कैपिटल। अगर फर्दर प्रोडक्शन में यूज नहीं करते तो उसको कैपिटल नहीं बोलते, तब उसको क्या बोलते हैं? वेल्थ। क्या बोलते हैं? वेल्थ। ये बताया था क्या मैंने? और इन सब को जो ऑर्गेनाइज करता है दैट इज नोन एज एंटरप्रेन्योर। जो रिस्क एंड रिवॉर्ड्स बियर, रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज को बियर करता है, उसको आप क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर। क्लियर है कि नहीं? सर अब हम लोग बात करते हैं दो टर्म्स के बारे में। छोटे छोटे दो टर्म्स हैं, एक होता है शॉर्ट रन, एक होता है लॉन्ग रन। एक बार फिर से बताओ, फिर से बोलो, क्या बोला सर आपने? शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। सर शॉर्ट रन का मतलब होता है एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पर आप अपने फैक्ट्री का, अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को अचानक से इंक्रीज नहीं कर सकते, उसको आप क्या नाम दिया करते हैं? शॉर्ट रन। मैंने कहा जहां पर आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं कर सकते, उसको आप क्या बोलते हैं? शॉर्ट रन। परंतु जहां पर आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, उस टाइम पीरियड को आप क्या बोलते हैं? लॉन्ग रन। मैंने कहा जहां पर अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं? लॉन्ग रन। और नहीं बढ़ा सकते उसको आप क्या बोलते हैं? शॉर्ट रन। एम आई वेरी क्लियर इन दिस? सर शॉर्ट रन का मतलब एक बार फिर से बोलिए तो, जहां पर आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा नहीं सकते। अब जैसे तुमको याद होगा कोविड के टाइम पर अचानक से लॉकडाउन हो गया, अचानक से सैनिटाइजर की, ग्लव्स की डिमांड बढ़ गई। तो मान लो हम सैनिटाइजर बनाते हैं, परंतु सैनिटाइजर उस समय खाली हॉस्पिटल्स में यूज होता था, वो भी थोड़ा सा। अरे समझ रहे हो ना? मास्क सिर्फ हॉस्पिटल्स में यूज होता था, कोई जानता नहीं था मास्क क्या होता है। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ट्रैफिक पुलिस कभी कभार देख लेते थे मास्क पहनता है, कोई जानता भी नहीं था कि सैनिटाइजर भी कोई चीज होता है, मास्क भी कोई चीज होता है। अचानक से उसकी डिमांड बढ़ गई, तो हम अपनी फैक्ट्री को अचानक से इंक्रीज नहीं कर सकते, उस टाइम पीरियड को आप क्या बोलते हैं? शॉर्ट रन। परंतु अब जितना टाइम में हम नया मशीनरी बैठा दिए, नए सिस्टम्स बैठा दिए, नया इंप्लॉइज को अपॉइंट कर दिए, नया सिस्टम्स बैठा दिए, नया इक्विपमेंट्स लेकर आ गए, उसको ऑपरेट करना सीख गए, जहां पर हम अपना कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं? लॉन्ग रन। अरे क्या बोलते हैं? लॉन्ग रन। अरे क्या बोला मैंने? समझ में आया? अब ये जो शॉर्ट रन लॉन्ग रन है, ये चीज हर इंडस्ट्री के लिए अलग अलग होता है। अरे हर इंडस्ट्री के लिए अलग अलग। अब मान लो मैं टेक्सटाइल कंपनी, मैं कपड़ा बनाता हूं, कटिंग करता हूं, स्टिचिंग करता हूं मशीन से। अब अचानक से मेरे को मिला कि एक्सपोर्ट ऑर्डर मेरे को बहुत सारे मिलने चालू हो गए, तो हम क्या करेंगे? एक छोटा सा फैक्ट्री भाड़े पर लिया, 10-20 ठो मशीन बैठाया और उस पर कटिंग फटाफट फटाफट करके बैठाना चालू कर दिया, तो 2 महीने के अंदर में अपना नया फैक्ट्री बैठा लिया। अरे बोलो ना यार, तो मेरे लिए 2 महीने क्या हो जाएगा? लॉन्ग रन। मेरे लिए 2 महीना क्या हो जाएगा? लॉन्ग रन। मतलब जिस टाइम पीरियड में हम अपना फैक्ट्री का कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं? लॉन्ग रन। परंतु अगर मान लो एक सीमेंट कंपनी, मान लो एक चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, चिप्स नहीं बना रहे हैं हम खाने वाला, अरे समझ रहे हो ना? चिप, सेमीकंडक्टर चिप बनाते हैं, चिप्स नहीं, बोले लेस कुरकुरे वो सब नहीं, चिप बना। अरे चिप समझ रहे हैं ना? हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जान है वो। सारा मैक्सिमम चिप्स कहां पर बनता है? ताइवान। कहां पर? ताइवान। और चाइना जो है, चीना जो है, उसको भी कैप्चर करने के बारे में सोच रहा है। जैसे रशिया यूक्रेन को हड़प रहा है, वैसे ही चाइना सोच रहा है कि हम ताइवान को हड़प लें। तो अब अमेरिका उसका साथ दे रहा है। अगर वो हड़प लिया तो फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के दाम
पता नहीं क्या होंगे, और दाम देकर भी फिर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे वो भी नहीं पता। तो अगर मान लो चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अब यहां पर इंडिया में उस चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बैठाने के लिए हम लोग को 3 बरस हो गए, कोरोना से हम लोग कोशिश कर रहे हैं पर अभी तक बैठा नहीं पाए ढंग से, क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, बेस्ट क्वालिटी का चिप नहीं बना पा रहे। तो यहां पर 7-8 साल 10 साल लगेंगे चिप बनाने में। तो 10 साल क्या हो गए हमारे लिए बताओ ना, लॉन्ग रन। क्या हो गए? लॉन्ग। तो ये डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री पर। किसी इंडस्ट्री के अंदर में हो सकता है 2 महीना ही लॉन्ग रन हो, किसी के इंडस्ट्री के अंदर में 3 साल भी हो सकता है शॉर्ट रन हो। पहले ही बताओ ये तुमको समझ में आया कि नहीं आए? शॉर्ट रन किसको बोलते हैं, लॉन्ग रन किसको बोलते हैं, फटाफट बताओ ना यार। शॉर्ट रन का मतलब क्या? जहां पर हम अपना कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं कर सकते उसको आप क्या बोलते हैं? शॉर्ट रन। और इंक्रीज कर सकते हैं उसको आप क्या बोलते हैं? लॉन्ग रन। लिख लो, शॉर्ट रन का मतलब फैक्ट्री का कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं कर सकते। शॉर्ट रन का मतलब फैक्ट्री का कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं कर सकते। लॉन्ग रन का मतलब फैक्ट्री का कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकती है। फैक्ट्री का कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकती है। अरे हटाएंगे ना, अरे बोलो। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं। सर अभी मैं आपको देखिए इसके अंदर में बहुत सारी चीजें डिस्कशन होंगी, बहुत सारी चीजें डिस्कशन होंगी, परंतु वो बात की बात है, अभी जनरल टर्म्स हम लोग बात कर रहे हैं। सर एक टर्म होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल और एक टर्म होता है डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब भी हम लोग बात करते हैं स्केल का मतलब ये स्केल नहीं, स्केल का मतलब लार्ज स्केल। एक बार फिर से बोलो, स्केल का मतलब, एक बार फिर से बोलो, स्केल का मतलब क्या? लार्ज स्केल। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है एडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल। एक बार फिर से बोलो, क्या बोला? एडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल। एक बार फिर से बोलो, क्या बोला? एडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पर काम करने के फायदे, लार्ज स्केल पर काम करने के फायदे को आप क्या बोलते हैं? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। लार्ज स्केल पर काम करते हैं तो उसके काफी सारे मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं। आपका खर्चा, ओवरऑल खर्चा कम होता है। ओवरऑल खर्चा क्या होता है? कम। कई सारे फायदे होते हैं। क्या तरह के फायदे होते हैं मैं आपको शांति से हड़बड़ा बिना समझाता हूं। मैंने कहा इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है, फटाफट बताओ ना। लार्ज स्केल पर काम करने के फायदे। लिख लो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब लार्ज स्केल पर काम करने के फायदे। लार्ज स्केल पर काम करने के फायदे। और डिसइकोनॉमीज का मतलब लार्ज स्केल पर काम करने के नुकसान। लार्ज स्केल पर काम करने के नुकसान। क्या होता है सर? आपने कहा इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है लार्ज स्केल पर काम करने के फायदे। फिर से बोलो, क्या बोला? लार्ज स्केल पर काम करने के क्या फायदे? सर कई सारे तरह के फायदे होते हैं। जैसे एक फायदा होता है आप डिवीजन ऑफ लेबर कर सकते हो। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर? अलग अलग आदमी को अलग अलग काम अलॉट करना। एक बार फिर से बोलो, अलग अलग आदमी को अलग अलग काम अलॉट करने को आप क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर। एक बार फिर से बोलो, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है? अलग अलग आदमी को अलग अलग काम दे दिया गया कि तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम्हारा ये काम, तुम्हारा ये काम। इसको आप बोलते हैं क्या? डिवीजन ऑफ लेबर। अब डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है? से फॉर एग्जांपल, अब जब सोसाइटी डेवलप नहीं था, जब इंसान बंदर था, समझ रहे हो ना, उससे जब इंसान बन रहा था, सोसाइटी जब डेवलप होना चालू हो रहा था, तो उस समय क्या था? हर आदमी हर काम करता था, हर आदमी हर काम करता था। अब जैसे मान लो अगर किसी आदमी को अगर बेसिक चीजें बनानी पड़े, बेसिक काम अगर करने पड़े, तो उसकी जिंदगी उसी में बीत जाएगी। अब मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि से फॉर एग्जांपल तुमको अपना
सारा का सारा काम खुद ही करना पड़े, तो सोचो सोसाइटी का क्या होगा। तुमको सारा काम का मतलब तुमको फसल अपना खुद प्रोड्यूस करना है, फार्मिंग तुमको खुद करना है, उसके लिए बीज तुमको इकट्ठा खुद करना है, फर्टिलाइजर तुमको खुद इकट्ठा करना है, समझ रहे हो। उसके लिए हल चाहिए, हल, तो हल भी तुमको खुद ही बनाना है, उसके लिए मिट्टी खोद कर जमीन से लोहा तुमको खुद निकालना है, समझ पा रहे हो। या पेड़ की लकड़ियां तुमको खुद ही काटनी है, लकड़ियां काटने के लिए चाकू तुमको खुद चाहिए, अब तो चाकू भी खुद बनाना है, तो चाकू बनाने के लिए जमीन खोदकर लोहा तुम्ही को निकालना पड़ेगा, जमीन खोदने के लिए लोहा चाहिए, वो भी तुमको खुद ही बनाना है। बनाओ, कैसे बनाओगे, आपको समझ में आ रहा है। सारा काम आपको खुद ही करना है, फसल अपनी खुद बनानी है, फिर उसके बाद में पानी अपना खुद अरेंज करना है, नदी से लेकर आना है, उसको साफ करना है और उसके बाद में खुद पीना है, समझ पा रहे हो। कपड़े आपको खुद ही बनाने, तो सारा काम सारे लोग खुद ही करा करते थे। परंतु अगर हर कोई आदमी पूरा काम खुद ही करेगा तो ऑब्वियस बात है उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो इसीलिए सोसाइटी ने क्या किया, अलग अलग लोगों को अलग अलग ड्यूटी दे दिया। भाई आप पानी अच्छा पिलाते हो, आप एक काम करिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बन जाइए। आप खाना अच्छा बनाते हो तो आप रेस्टोरेंट खोल लीजिए। आप खाना अच्छा प्रोड्यूस करते तो आप क्या बन जाइए, फार्मर बन जाइए। आप जूता अच्छा बनाते हो तो आप अरे बाटा बन जाइए। आप लोहा अच्छा बनाते हो तो आप टाटा बन जाइए। नहीं समझे, जूता अच्छा बनाते तो क्या बन जाइए, बाटा बन जाइए। लोहा अच्छा बनाते तो क्या बन जाइए, टाटा बन जाइए। नहीं समझ में आया। तो अलग अलग ड्यूटी अलग अलग लोगों को दे दिया गया, इसी को आप बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। तो अगर आप लार्ज स्केल पर काम करते हैं तो हर आदमी सारे काम खुद नहीं कर सकता, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग जॉब दे दिया गया कि आप ये काम करिए, आप ये काम करिए, आप ये काम करिए। तो लार्ज स्केल पर काम करते हैं तभी ये काम हो सकता है, स्मॉल स्केल पर काम करते हैं तो ये काम नहीं हो सकता। अब एक छोटे से दुकान में जाओगे, एक हॉकर के पास जाओगे तो वो सारा काम खुद ही करता है, वही आपको सामान दिखाता है, वही आपसे पैसा कलेक्ट करता है। अरे समझ पा रहे हो, वही सामान खरीदता है, वही सामान बेचता है, वही साफ सफाई करता है, दुकान खोलता है, दुकान बंद करता है। परंतु एक मॉल में जाओगे तो वहां पर क्या होता है, हर काम के लिए अलग अलग आदमी ना, कैशियर अलग बैठा हुआ है, क्लीनर अलग बैठा हुआ है, सेल्समैन अलग बैठा हुआ है, परचेज डिपार्टमेंट का आदमी अलग है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का आदमी अलग है। तो सर ये सारे काम अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं, दैट डिवीजन ऑफ लेबर आप कर सकते हैं। सर लार्ज स्केल पर काम करने से आपका पर यूनिट का कॉस्ट कम हो जाता है, पर यूनिट का कॉस्ट कम हो जाता है। अब आप मान लीजिए एक पेन खरीदते हैं, 5 रुपए 10 रुपए में खरीदते हैं, परंतु अगर ये एक पेन अगर एक आदमी अगर बनाना चालू करे 5 करोड़ रुपए लग जाएगा, पेन नहीं बनेगा। सर कितना बोला आपने, 5 करोड़ रुपए लग जाएगा, नहीं बना पाओगे। कैसे बनाओगे, इसके लिए मशीन से बनेगा ना। और ये फिनिशिंग आएगा क्या, स्मूथनेस आएगा क्या, क्लैरिटी आएगा क्या, नहीं आएगा, तो संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये लार्ज स्केल पर काम करते हैं तभी 5 रुपए 10 रुपए में आपको पेन दे दिया, परंतु अगर स्मॉल स्केल पर काम करते हो तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल था ही नहीं। तो लार्ज स्केल पर काम करने पर आपको बचपन में बहुत पढ़े हो कि सस्ते में मटेरियल मिलता है, सस्ते में लेबर मिलता है, सस्ते में पैसा मिलता है। अरे इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ता है, इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ता है, बहुत तरह के फायदे होते हैं। उन फायदों को आप बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्या बोलते हैं, बोलो ना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। परंतु बहुत लार्ज स्केल पर काम करने से नुकसान भी होना चालू हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज्यादा हो जाती है बिजनेस में, कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज्यादा हो जाती है। मैंने कहा बिजनेस में कॉम्प्लेक्सिटीज काफी ज्यादा हो जाती है। टैक्सेशन आपको ज्यादा देना पड़ता है, टैक्स आपको ज्यादा देना पड़ता है कि कम देना पड़ता है, ज्यादा। सरकार आप पर नजर रखना चालू कर देती है। अब जैसे गूगल के ऊपर में ईयू ने, यूरोपियन यूनियन ने केस कर दिया कि तुम अपनी कंपनी को तोड़ दो, तुम मोनोपोली बन गए, तुम अपनी कंपनी को टुकड़ा टुकड़ा कर दो, डिवाइड कर दो अपनी कंपनी को। तो ये क्या है, दिस इज डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्या है ये, बहुत लार्ज स्केल पर काम करने के नुकसान है, बहुत लार्ज स्केल पर काम करने के क्या है, नुकसान। इसको आप बोलते हैं डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। तुम लोग बताओ इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या है, फटाफट बताओ ना यार। लार्ज स्केल पर काम करने का फायदा,
और डिसइकोनॉमीज का मतलब लार्ज स्केल पर काम करने का नुकसान। अब क्या तरह का फायदा लिख लो फटाफट, छोटा छोटा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब फटाफट लिख लो, लार्ज स्केल पर काम करने का फायदा। क्या एग्जांपल बोलो, बोलो। सस्ते में मटेरियल मिलेगा, लेबर मिलेगा। सस्ते में मटेरियल मिलेगा, लेबर मिलेगा, पैसा मिलेगा। इसको हटा रहा हूं मैं, चलिए इसको रिमूव कर रहा हूं प्लीज। अरे हटाए कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफ स्केल का मतलब लार्ज स्केल पर काम करने के नुकसान। क्या बोला आपने? लार्ज स्केल पर काम करने के नुकसान। लिख लो कि टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत हो जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत हो जाएगी। इसको हटा रहा हूं मैं। चलिए तुम लोग ये बताइए समझ में आया कि नहीं? अरे बोलना पड़ेगा। अब आपको मैं पढ़ाता हूं नेक्स्ट छोटा सा टर्म है कॉस्ट। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। कॉस्ट अगर देखा जाए वर्ड, तो कॉस्ट को डिफाइन करना सेंसिबल नहीं है। कॉस्ट अगर बोला जाए तो कॉस्ट का मतलब साधारण तौर पर क्या होता है? खर्चा। मैंने कहा कॉस्ट का मतलब क्या होता है? खर्चा। परंतु हम लोग यहां पर दो टर्म्स को डिफाइन करते हैं। एक होता है अकाउंटिंग कॉस्ट, एक होता है इकोनॉमिक कॉस्ट, और एक तीसरा होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर आपने तो दो बोला था पर आप तीन लिख दिए। हाँ बता रहा हूं, तीन टर्म। पहले क्या बताओ, कॉस्ट का मतलब साधारण तौर पर क्या होता है? बोलो ना यार, खर्च। तीन टर्म्स है, एक है अकाउंटिंग कॉस्ट, एक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तीसरा क्या है? इकोनॉमिक कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट का कई सारा नाम होता है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक बार फिर से बोलो कौन सा? या फिर कैश कॉस्ट, या फिर आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। एक बार फिर से बोलो क्या क्या नाम है, बताओ ना यार। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, कैश कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, पॉकेट से चला जाता है ये, इसको बोलते हैं कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग कॉस्ट। अब ये क्या होता है? दूसरा वर्ड है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको हम लोग, कई लोग बोलते हैं, एक को एक्सप्लिसिट बोलेंगे तो दूसरे को क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट कॉस्ट या हिडन कॉस्ट। अब ये क्या होता है? इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तब आएगा इकोनॉमिक कॉस्ट। तब क्या आएगा? इकोनॉमिक कॉस्ट। काफी सारी चीजें अकाउंट्स बेसिक्स, क्या बोला सर आपने? अकाउंट्स बेसिक्स में पढ़ाता हूं मैं, अकाउंट्स के बेसिक क्लास में, परंतु कोई खास कनेक्शन नहीं है। थोड़ा बहुत होगा तो होगा, वरना कुछ खास नहीं है। सर एक बार फिर से बोलिए, अकाउंटिंग कॉस्ट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जोड़ेंगे तब क्या आएगा? इकोनॉमिक कॉस्ट। हम लोग इकोनॉमिक्स में इस पर फोकस करते हैं। क्या होता है बात कर रहे हैं। सर सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग कॉस्ट? इकोनॉमिक सब्जेक्ट में जब भी हम लोग कॉस्ट बोलेंगे तो कॉस्ट का मतलब क्या होगा, बताओ ना यार? इकोनॉमिक कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होगा? इकोनॉमिक कॉस्ट। रुको, पर पहले आपको बात करना होगा सर अकाउंटिंग कॉस्ट। खाली कॉस्ट नहीं बोलेंगे, अकाउंटिंग कॉस्ट। एक बार फिर से बोलो, तीन टर्म बोलो। कौन कौन से तीन टर्म? अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट को ही हम लोग क्या बोलेंगे? कॉस्ट। क्या बोलेंगे? कॉस्ट। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अकाउंटिंग कॉस्ट? अकाउंटिंग कॉस्ट का मतलब एक तरह से यूं समझ लो, क्या मतलब है अकाउंटिंग कॉस्ट का? मतलब एक्सपेंस। अकाउंट्स की क्लास में क्या पढ़ाता हूं? बोलो मेरे साथ साथ में, बेसिक में क्या पढ़ाया था? कुछ गया रिटर्न में कुछ आया। एक बार फिर से बोलो मेरे साथ साथ में, कुछ गया रिटर्न में कुछ आया। एक बार फिर से बोलो, कुछ गया रिटर्न में कुछ आया। क्या गया क्या आया, फटाफट बताओ ना यार। ज्यादातर क्या? ज्यादातर, हमेशा नहीं, ज्यादातर। क्या गया क्या आया? कैश गया, गुड्स एंड सर्विस आया। याद है ना?
अरे अकाउंट्स में जो एक्सपेंस लिखते हैं, क्या लिखते हैं? अरे क्या लिखते हैं? एक्सपेंस। ये जो 5वां नंबर पॉइंट होता है ना, ये क्या बोल रहा हूं मैं, तुमको समझ में आ गया होगा अकाउंट्स में? अरे बोलो, मत दिमाग लगाओ। उसमें जो एक्सपेंस होता है ना, क्या एक्सपेंस? कुछ गया, रिटर्न में कुछ आया, उसी को आप बोलते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। क्या गया क्या आया बताओ ना? कैश गया, गुड्स एंड सर्विस आया। फिर से बोलो, कैश जाता है और गुड्स एंड सर्विस आता, इसीलिए इसको बोलते हैं कैश कॉस्ट या फिर आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। जो अकाउंट्स में हम लोग एक्सपेंस बोलते हैं, अकाउंट्स में हम लोग उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। एम आई वेरी वेरी क्लियर इन दिस? अरे यस और नो? तो सर इसको आप बोलते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंट्स में जितने तरह के खर्चे हैं, चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो, चाहे वो, एक बार फिर से बोलो, अकाउंट्स में जितने भी तरह के खर्चे, चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो चाहे इनडायरेक्ट, वो सबको आप क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग कॉस्ट। क्या बोलते हैं बोलो ना यार? अकाउंटिंग कॉस्ट या फिर एक्सपेंस। ये खर्चा साधारण तौर पर दिखता है, ये खर्चा साधारण तौर पर दिखता है और इसका अकाउंटिंग कर सकते हो। इसका अरे क्या कर सकते हो? अकाउंटिंग कर सकते हो। इसको आप बोलते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको? अकाउंटिंग कॉस्ट। पहले ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं? ये सारा खर्चा साधारण तौर पर क्या होता है? दिखता है, विजिबल है। ये सारा खर्चा क्या है? विजिबल है, दिखता है। सैलरी दिया, विजिबल है। रेंट दिया, विजिबल है। इलेक्ट्रिसिटी दिया, विजिबल है। इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया, विजिबल है। तो ये सारा खर्चा दिखता है, इसीलिए इसको कैश कॉस्ट या आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट या फिर एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो ना यार? अरे आवाज नहीं आ रहा है, क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इज इट वेरी क्लियर कि नॉट वेरी क्लियर? एक्सप्लिसिट वर्ड का मतलब होता है दिखता है। दूसरा होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट इज दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? ये दिखता नहीं है, ये हिडन होता है। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिखता नहीं है, ये क्या होता है? हिडन। ये क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं, पहले काम करो, अकाउंटिंग कॉस्ट का मतलब लिख लिया क्या तुमने? एक्सपेंस लिखा, कुछ गया, रिटर्न में कुछ आया, फटाफट लिख लो। ये नॉर्मली विजिबल होता है, ये नॉर्मली विजिबल होता है। कैश में देना पड़ता है, ज्यादातर, जरूरी नहीं है, डेप्रिसिएशन नहीं देना पड़ता, कैश में पे करना पड़ता है, कैश में पे करना पड़ता है। अरे किस में देना पड़ता है? कैश में। इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड। दूसरा होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट बोलो ना मेरे को जरा? सर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है, एक सेंटेंस लिखो, अर्निंग्स लॉस फ्रॉम नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। एक बार फिर से लिखो, क्या लिखा? अर्निंग्स लॉस फ्रॉम नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अर्निंग्स लॉस फ्रॉम नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, इसका मतलब क्या? एक बार फिर से बोलो, क्या लिखा? अर्निंग्स लॉस फ्रॉम नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अगर ये नहीं करते, कोई दूसरा काम करते, फिर से बोलो, अगर ये नहीं करते, कोई दूसरा काम करते, उससे क्या कमा पाते? क्या कमा पाते जो नहीं कमा पाए? क्या कमा पाते जो नहीं कमा पाए? नुकसान हो गया। अरे क्या हो गया? नुकसान। उस नुकसान को आप क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। शुड आई रिपीट दिस? मैंने कहा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है? ये करते, नहीं करते, कोई दूसरा काम करते तो कुछ कमा पाते। मान लो अगर हम तुमको बोलते हैं, तुम अगर सीए नहीं करते तो कुछ दूसरा काम करते। मान लो जॉब करते, जॉब नहीं करते, वेल्ला बैठे रहते, निठल्ला बैठे रहते, है ना? अगर ये नहीं करते, कोई दूसरा काम करते तो उससे कुछ कमा पाते। मान लो कहीं पर जॉब करते, अरे कहीं पर जॉब करते तो उससे कुछ कमा पाते, अरे उससे कुछ कमा पाते ना। तो नहीं कमा पाए, वो नुकसान हो गया। उस नुकसान को क्या बोलोगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
अरे उस नुकसान को क्या बोलोगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ध्यान दो, 6 महीना पढ़ रहे हो, ट्यूशन पढ़ रहे हो, कॉलेज ट्यूशन पढ़ रहे हो, पीजी का भाड़ा लग रहा है, पीजी में खाने का पैसा लग रहा है, ट्यूशन का फीस लग रहा है, इंस्टीट्यूट का फीस लग रहा है, ये सारा खर्चा क्या है? अकाउंटिंग कॉस्ट। क्या है बोलो ना यार? मान लो मेरे को दिया, ट्यूशन में दिया, सॉरी इंस्टीट्यूट को दिया, पीजी में दिया, खाने का खर्चा लगा, ट्रैवलिंग का खर्चा लगा, मान लो तुम्हारा 50,000 रुपया खर्चा लग गया। अरे कितना लग गया? थोड़ा ज्यादा लग गया क्या इससे? अरे मानो ना, 50 से ज्यादा लगा होगा, नहीं लगा? ज्यादा लगा। 20 मेरे को दिए, 10 इंस्टीट्यूट में, तो 30 तो यही हो गया। चलिए, अरे वापस आओ यार अभी तुम। तो चलो, ये क्या है? अकाउंटिंग कॉस्ट। ये क्या है बोलो ना यार? अकाउंटिंग कॉस्ट। ये विजिबल है, सामने दिख रहा है, गिनकर नोट, कड़क 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 नोट गिन कर दे रहे हो, हरे हरे। अरे समझ रहे हो ना? इसको बोलते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट। ये दिखता है, परंतु तुमने अपने जीवन के 8 महीने के आसपास, 8 महीना हो जाएगा कि नहीं? अरे हो जाएगा कि नहीं? 8 महीने के आसपास तुमने इन्वेस्ट किए फाउंडेशन में। 8 महीने का करीब करीब 10 महीने हो जाएंगे सर, एग्जाम फिर उसके बाद रिजल्ट। तो 8 महीने आपने इन्वेस्ट किया, पूरा एफर्ट जान लगाकर पढ़ाई किया, सुबह से लेकर रात तक, ट्यूशन आए, घर में पढ़े, 6 घंटा ट्यूशन पढ़े, 6 घंटा घर में पढ़े। अरे नहीं समझे? तो वो काम, वो एफर्ट अगर कहीं दूसरे जगह लगाते तो कुछ कमा पाते, कुछ जॉब करते, नहीं कमा पाए। से फॉर एग्जांपल 8 महीने में आप 2 लाख रुपया कमा पाते, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो नहीं कमा पाए, नुकसान हो गया। उस नुकसान को आप क्या बोलेंगे बोलो ना यार? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोलेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एम आई वेरी क्लियर इन दिस? तो इकोनॉमिक्स में कॉस्ट कितना होगा? 2.5 लाख। सीए फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स में तुम्हारा कॉस्ट क्या होगा? 2.5 लाख। 50,000 तो विजिबल है, दिखता है, पर 2 लाख रुपया दिखता नहीं है। ये विजिबल है कि इनविजिबल है? ये इनविजिबल। अरे विजिबल है कि इनविजिबल है? इनविजिबल। पहले बताओ, ये तुमको समझ में आया? चलो मैं अपने ऊपर बोलता हूं। मान लो मैं आपको बोलता हूं, से फॉर एग्जांपल मेरे बिजनेस में मेरा विजिबल खर्चा है। विजिबल खर्चा क्या तरह का हो सकता है? रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, स्टाफ का सैलरी है, स्टेशनरी का खर्चा है। अरे समझ पा रहे हो? अरे बोलो ना यार। तो मान लो ये सारा खर्चा मिला जुलाकर 30 लाख रुपया खर्चा है, से फॉर एग्जांपल। तो ये मेरे लिए विजिबल खर्चा है, ये मैं देता हूं, पेमेंट करता हूं। दिस इज माय विजिबल एक्सपेंस। क्या है ये? विजिबल एक्सपेंस। तो ये मेरा अकाउंटिंग कॉस्ट। क्या होगा? अकाउंटिंग कॉस्ट। अब मैं अपना पूरा एफर्ट इसमें देता हूं। अगर जितना टाइम मैं इसमें देता हूं, अगर कहीं दूसरी जगह देता, मान लो अगर जॉब करता, अरे क्या करता? जॉब करता। तो मान लो अगर जॉब करता तो से फॉर एग्जांपल उससे 50 लाख रुपया कमा पाता, नहीं कमा पाया। अरे कमा पाया कि नहीं कमा पाया? नहीं कमा पाया, नुकसान हो गया। उस नुकसान को हम क्या बोलेंगे बोलो? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोलेंगे? अपॉर्चुनिटी। ये मेरे को दिखता नहीं है, पर है तो सही। अरे नुकसान तो हो रहा है। तो अगर मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो मेरा विजिबल खर्चा कितना है? 30। मेरा इनविजिबल खर्चा कितना है? 50। तो मेरा टोटल खर्चा इकोनॉमिक्स के हिसाब से कितना है? 80। तो अगर 80 लाख रुपए का टर्नओवर मैं साल में नहीं करूं तो मेरे को नुकसान हो रहा है। मेरे को क्या हो रहा है? अरे बोलो ना यार, नुकसान। एम आई वेरी क्लियर इन दिस? अरे यस और नो? तो यहां पर इकोनॉमिक्स में कॉस्ट का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ, समझ में आया कि नहीं? इकोनॉमिक्स में मेरे को अपने कस्टमर से कितना रिकवर करना है? 30 लाख रिकवर करना है कि 80 लाख रुपए रिकवर करना है? 80 लाख। तो ये 80 लाख रुपए को आप क्या नाम देंगे बताओ ना यार? इकोनॉमिक कॉस्ट। पहले आप लोग ये बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं? अरे आवाज नहीं आ रहा, बोलो भाई। दिस इज नोन एज इकोनॉमिक कॉस्ट। आर यू क्लियरली अंडरस्टैंडिंग दिस? बोलो। तो इकोनॉमिक कॉस्ट, अगर आप बाद में आपको पढ़ाऊंगा एक टोटल रेवेन्यू। अगर मान लो टोटल रेवेन्यू 82 लाख है, राउंड फिगर में बोलता हूं, टोटल रेवेन्यू 82 लाख है, तो इकोनॉमिक्स के अंदर में अगर मैं प्रॉफिट देखूंगा ना तो बोलेंगे इकोनॉमिक प्रॉफिट सिर्फ कितना? 2 लाख। इकोनॉमिक्स में कितना प्रॉफिट कमाया? 2 लाख। पर अगर अकाउंट्स में अगर प्रॉफिट देखता हूं, अगर अकाउंट्स में ट्रेडिंग पीएल अकाउंट में अगर प्रॉफिट देखूंगा तो टोटल रेवेन्यू 82 लाख, खर्चा 30 लाख, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट आएगा 52। अकाउंट्स में प्रॉफिट कितना आएगा? 52।
पर इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट कितना आएगा? 2 लाख। पहले तुम लोग ये बताइए समझ में आया कि नहीं आए? अरे हाँ या ना? शुड आई रिपीट दिस? इकोनॉमिक्स में जब भी हम लोग कॉस्ट बोलेंगे तो इकोनॉमिक कॉस्ट होगा कि अकाउंटिंग कॉस्ट होगा? इकोनॉमिक कॉस्ट। और इकोनॉमिक कॉस्ट या अकाउंटिंग कॉस्ट? इकोनॉमिक कॉस्ट। तो सर इकोनॉमिक कॉस्ट कैसे आता है? एक बार फिर से बोलो ना, फटाफट बोलो ना। क्या क्या? अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दोनों जोड़ करके आता है इकोनॉमिक कॉस्ट। अच्छा, अकाउंटिंग कॉस्ट दिखता है पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिखता नहीं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसका निकालते हैं सर? क्या क्या चीजों का? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। एक बार फिर से बोलो, क्या क्या चीज का? लैंड का, लेबर का, कैपिटल का, एंटरप्रेन्योर का। समझ में आया? मान लो मैंने आपको कहा मैं अपना जमीन, अपना मकान अपने बिजनेस में लगा के रखा, समझ गए ना? अगर ये मकान कहीं दूसरी जगह, मान लो ये मकान मेरा ही है, मान लो है नहीं, एग्जांपल रेंटेड है। अगर ये मकान मान लो मैं कहीं दूसरी जगह यूज करता, किसी दूसरे को भाड़े पर देता, अरे किसी दूसरे को रेंट पर देता, तो उससे रेंटल इनकम आता ना, वो नहीं कमा पाया, वो भी मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लैंड का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लेबर का, अगर मैं लेबर कहीं दूसरी काम में लगाता तो उससे कुछ कमा पाता, अरे उससे कुछ कमा पाता, वो नहीं कमा पाया, नुकसान हो गया। जो पैसा मैंने कैपिटल का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, किसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अच्छा, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, कौन कौन से 4? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो लैंड का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि मकान अगर भाड़े पर देता तो क्या होता? लैंड का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर जमीन भाड़े पर देता तो क्या होता? दूसरे को भाड़े पर, धंधे में नहीं लगाकर दूसरे को भाड़े पर देता तो क्या होता? लेबर अगर यहां पर एम्प्लॉय नहीं करके दूसरी जगह पर एम्प्लॉय करता तो क्या होता? कैपिटल, पैसा, पैसा क्या चीज? पैसा। अगर यहां नहीं लगाकर कहीं दूसरी जगह लगाता तो क्या होता? मेरी बात समझ में आ रही है मैंने क्या कहा? ये सारा चीज एंटरप्रेन्योर का स्किल, मैं अपना स्किल इसमें नहीं लगाकर कहीं दूसरी जगह लगाता तो क्या कमा पाता? वो सारा का सारा चीज को इकट्ठा करते हैं, उन सबको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोला मैंने? समझ में आया? दिमाग पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत दो, चैप्टर पढ़ेंगे तब आएगा, बहुत ज्यादा इस पे डिस्कशन होगा। अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू इकोनॉमिक कॉस्ट। अब बस इससे ज्यादा दिमाग पर जोर मत दो, क्योंकि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा बाद में कि ये इकोनॉमिक कॉस्ट जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, वो बात करेंगे, अभी लोड मत लो। फैक्ट्री कॉस्ट और सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, अभी वो सब चीज में चर्चा नहीं करूंगा मैं। तुम लोग को जो बोला वो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो ना। चल, इकोनॉमिक्स में कॉस्ट कौन सा लेते हो? अकाउंटिंग कॉस्ट लेते हो कि इकोनॉमिक कॉस्ट लेते हो? इकोनॉमिक कॉस्ट। तो उसमें कई बार बोला जाएगा कॉस्ट का मतलब इकोनॉमिक कॉस्ट, इसमें लैंड का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जुड़ा हुआ है, लेबर का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कैपिटल का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मालिक का, एंटरप्रेन्योर का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सब कुछ इसमें जुड़ा हुआ है। एम आई क्लियर इन दिस? लिख लो इस चीज को जरा। इकोनॉमिक्स में जब भी हम लोग, इस सब्जेक्ट में जब भी हम लोग कॉस्ट बोलेंगे, कॉस्ट का मतलब इकोनॉमिक कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब इकोनॉमिक कॉस्ट। अलग अलग तरीकों से क्लास, जो कॉस्ट है ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। एक बार फिर से बोलो, कौन कौन सा कॉस्ट? अरे एक बार फिर से बोलो, आवाज नहीं आ रहा। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। इसके अलावा भी होता है सेमी वेरिएबल, और इसके अलावा भी एक और होता है स्टेयर स्टेप, सीडी कॉस्ट। क्या होता है? शांति से, सबसे पहले होता है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। ये दोनों कितना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिक्स्ड और वेरिएबल इंपॉर्टेंट है। तुम लोग बता दो मेरे को जरा, फिक्स्ड कॉस्ट किसको बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट किसको बोलते हैं? हर जन को सब कुछ पता है, मेरे को मालूम है, विश्वास है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फिक्स्ड कॉस्ट? का मतलब माल ज्यादा बनाए, अच्छा माल जितना बनाते हैं उसको बोलते हैं आउटपुट। क्या बोलते हैं उसको? आउटपुट। एक बार फिर से बोलो, जितना माल बनाते हैं उसको आप क्या बोलते हैं? आउटपुट। अलग अलग आदमी अलग अलग तरीकों से आउटपुट मेजर करता है। मान लो मैं कपड़ा बनाता हूं तो मैं आउटपुट किस में मेजर करूंगा? मीटर में। लोहा बनाता हूं तो क्या चीज में? केजी, टन्स। अरे समझ रहे हो? अरे बोलो यार। मिल्क प्रोडक्शन करता हूं तो क्या चीज में आउटपुट मेजर करूंगा? लीटर्स। अगर मैं पढ़ाता हूं तो मैं आउटपुट किस में मेजर करूंगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर हो सकता है मैं मेजर करूं नंबर ऑफ आवर्स। अरे नंबर ऑफ आवर्स, डिपेंड्स। तो सर आउटपुट, माल जितना ज्यादा बनाएंगे, अगर खर्चा ज्यादा लगता है, जितना ज्यादा बनाएंगे खर्चा उतना ज्यादा लगता है,
तब उसको आप क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। एक बार फिर से बोलो, तब क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। और अगर माल ज्यादा बनाए या कम बनाए खर्चा सेम ही लगेगा, उसको आप क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट। एक बार फिर से बोलो, माल ज्यादा बनाए या कम बनाए खर्चा सेम लगेगा, उसको आप क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट। सबको सब कुछ पता है, इसने नया चीज क्या बताया? नया चीज इसमें अभी तक कुछ नहीं बताया। जब चैप्टर आएगा तब नया ही नया सब कुछ होगा। एक बार फिर से बोलो, फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है? फटाफट बताओ ना यार। माल ज्यादा बनाए या कम बनाए खर्चा सेम लगेगा, उसको आप क्या बोलते हैं? फिक्स्ड। और वेरिएबल का मतलब माल ज्यादा बनाएंगे तो खर्चा ज्यादा लगेगा, कम बनाएंगे तो खर्चा कम लगेगा। लिख लो। अच्छा, ये इकोनॉमिक कॉस्ट ही चल रहे हैं सब, लिख लो। फिक्स कॉस्ट का मतलब माल ज्यादा बनाओ या कम बनाओ खर्चा सेम ही लगेगा। माल ज्यादा बनाओ या कम बनाओ खर्चा सेम ही लगेगा, फिक्स कॉस्ट। सर फिक्स कॉस्ट किसको बोलते हैं? एक बार फिर से बोलो ना। माल ज्यादा बनाओ या कम बनाओ खर्चा सेम लगेगा। और वेरिएबल का मतलब माल ज्यादा बनाओगे तो खर्चा ज्यादा लगेगा, कम बनाओगे तो खर्चा कम लगेगा। इसको हटाना। अच्छा, बेसिक एग्जांपल दे दो तुम लोग मेरे को। फिक्स कॉस्ट का सबसे बेहतरीन एग्जांपल क्या होता है? रेंट। अरे सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? रेंट। इंश्योरेंस। रेंट और इंश्योरेंस क्या बोलेंगे? फिक्स कॉस्ट। हाँ, फिक्स कॉस्ट का क्या एग्जांपल है बताओ ना यार? रेंट और इंश्योरेंस। अगर परमानेंट स्टाफ का सैलरी, कौन से स्टाफ का सैलरी बताओ ना यार? परमानेंट। परमानेंट स्टाफ को अगर एक फिक्स सैलरी देते हो तो वो भी क्या है बताओ ना यार? फिक्स कॉस्ट। वो क्या है बोलता नहीं जरा? फिक्स कॉस्ट। अरे बोलो, समझ गए कि नहीं? अरे मेरे को आवाज नहीं आ रहा, बोलना पड़ेगा। दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट। माल ज्यादा बनाओ तो खर्चा ज्यादा लगेगा, कम बनाओ तो खर्चा कम लगेगा। इसको आप क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। पहले ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं? एग्जाम्पल के तौर पर मटेरियल। क्या चीज? मटेरियल। एक बार फिर से बोलो, क्या चीज? मटेरियल। क्लियर ना? जितना माल ज्यादा बनाएंगे खर्चा उतना ज्यादा लगेगा। मान लो मैं कपड़ा बनाता हूं, मान लो मैं लोहा बनाता हूं, तो जितना लोहा बनाऊंगा, जितना रॉड बनाऊंगा, उतना लोहा ज्यादा लगेगा। अरे उतना लोहा ज्यादा। तो ये क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है कि फिक्स कॉस्ट है? ये वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट है कि फिक्स कॉस्ट है? ये वेरिएबल कॉस्ट। पहले बताओ, ये समझ में आया कि नहीं? तीसरा होता है सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल का मतलब होता है इसमें कुछ खर्चा फिक्स होता है, कुछ खर्चा वेरिएबल। मैंने कहा कुछ खर्चा फिक्स होता है, कुछ खर्चा क्या होता है? वेरिएबल। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा। क्या चीज का खर्चा बोलो ना यार? इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा जो होता है वो सेमी वेरिएबल होता है। कुछ खर्चा फिक्स होता है, कुछ खर्चा वेरिएबल। मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी। एक बार बताओ, अगर फैक्ट्री में माल ज्यादा बनाए या कम बनाए, थोड़ा बहुत लाइटिंग का खर्चा तो लगेगा ही। अरे लगेगा कि नहीं? अरे बोलना। परंतु जैसे ही माल ज्यादा बनाएंगे, मशीनरी भारी भरकम जैसे ही ज्यादा चालू होगा, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा ज्यादा लगेगा। तो वो क्या है बताओ ना यार? सेमी वेरिएबल। अरे क्या है बोलता नहीं जरा? सेमी वेरिएबल। पहले बताइए, तुमको समझ में आया कि नहीं? अरे बोलते नहीं हो। अगर मान लो वर्कर को पैसा दे रहे हो कि तुमको 10,000 रुपया सैलरी मिलेगा, प्लस जितना माल बनाओगे उस पर 20 रुपया पर टन करके मिलेगा। अरे जितना माल बनाओगे उस पर 20 रुपया पर टन करके मिलेगा। तो यहां पर फिक्स कॉस्ट भी है और वेरिएबल पार्ट भी है। इसको आप क्या बोलते हैं? सेमी वेरिएबल। क्या बोलते हैं? सेमी वेरिएबल। कुछ हिस्सा फिक्स्ड है, कुछ हिस्सा वेरिएबल। लिख लो फटाफट। सेमी वेरिएबल का मतलब कुछ खर्चा फिक्स्ड है, कुछ खर्चा वेरिएबल। इसको हटा रहा हूं मैं। जैसे एग्जांपल लिख लो, फिक्स सैलरी प्लस परफॉर्मेंस बोनस। फिक्स सैलरी प्लस परफॉर्मेंस बोनस। फिक्स सैलरी प्लस परफॉर्मेंस बोनस। सैलरी आपका फिक्स है, पर बोनस आपको परफॉर्मेंस के अनुसार बोनस दे रहे हैं। अरे बोनस के हिसाब, परफॉर्मेंस के हिसाब से बोनस। पहले आप लोग ये बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं? अरे यस और नो? नेक्स्ट, स्टेयर स्टेप कॉस्ट। व्हाट इज स्टेयर स्टेप? स्टेयर स्टेप का मतलब होता है सीढ़ी कॉस्ट। एक बार फिर से बोलो, स्टेयर स्टेप का मतलब क्या होता है?
देखो इसका मतलब क्या होता है, एक लेवल में कांस्टेंट, फिर अचानक से बढ़ता है दर, फिर दूसरे लेवल में कांस्टेंट, अरे समझे, फिर अचानक से बढ़ता है, फिर कांस्टेंट। अरे क्या बोला मैंने, सुना? एग्जाम्पल देता हूं मैं, एक मिनट रुको। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा और एक एग्जाम्पल आपसे पूछूंगा। जो अपने मन से एग्जाम्पल देगा हम उसको प्राइज देंगे। मैं पूछूंगा उससे, हाथ उठाना। एक लेवल में फिक्स रहता है, मतलब एक ऐसे लग रहा है सेम, माल ज्यादा बनाओ कम बनाओ हमेशा सेम लग रहा है, फिर अचानक से बढ़ गया। यहां पर मान लो मैं क्वांटिटी रखता हूं और यहां पर मान लो मैं कॉस्ट रखता हूं। 1 यूनिट बनाए, 2 यूनिट बनाए, 3 यूनिट बनाए, 4 यूनिट बनाए, खर्चा सेम लग रहा है, मान लो 500 रुपए लग रहा है। पर जैसे ही 4 यूनिट बनाएंगे वैसे ही बढ़ जाएगा, 1000 रुपए लग जाएगा। फिर उसके बाद एक रीजन में सेम, 5 बनाए, 6 बनाए, 7 बनाए, 8 बनाए, सेम। तुम लोगों में से एग्जाम्पल दो, मैं आपको यह बता दूं, एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि मेजॉरिटी लोग रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल करते हैं रियल लाइफ में। एक ऐसा खर्चा जो ऑलमोस्ट सारे लोग रेगुलर बेसिस पर यूज करते हैं, हो सकता है आज भी किया हो। कुछ ऐसा चीज जो कि आप एग्जैक्ट बताओ, बोलो। मेट्रो का फेयर, वेरी गुड, तालियां हो जाए एक बार इनके लिए। खाना खाकर नहीं आए हो? चलिए, मेट्रो का भाड़ा एकदम सिंपल सा एग्जांपल था, कुछ नहीं है इसमें। क्या नाम है तुम्हारा? सिद्धांत। सिद्धांत, इनको प्राइज दीजिएगा बाद में। सर मेट्रो का भाड़ा, मैंने बोला ना जस्ट आज भी यूज करके आए हो, तो शायद उन शब्दों को पढ़ लिया, या आज भी यूज करके आए हैं, तो आए हैं मतलब मेट्रो से आया होगा वो। मेट्रो का भाड़ा क्या होता है? जोन 1 में क्या लगता है? 5। अरे कितना लगता है? 5। फिर अचानक से बढ़ गया, कितना हो गया? 10। फिर काफी दूर तक कांस्टेंट है ना? अरे बोलो भाई, मेट्रो का भाड़ा। और एक एग्जांपल इन्होंने बोला ट्रैवलिंग एक्सपेंस, मैं स्पेसिफिक पूछ रहा था, ट्रैवलिंग एक्सपेंस का एग्जांपल दो, स्पेसिफिक एग्जांपल दो, हम आपको भी प्राइस देंगे। बोलिए, आपने बोला था क्या, किसने बोला था? ट्रैवलिंग एक्सपेंस एकदम स्पेसिफिक बताओ, एग्जैक्ट। अरे मेट्रो और बस तो सेम हो गया यार, मेट्रो का फेयर बस का फेयर बोल रहे हो सेम हो गया, उसको उस पे प्राइस नहीं है। अरे मेट्रो बस ट्रेन सब सेम हो गया, चल। एक जन ने आंसर बोला, मैंने सुना, पर किसने बोला पता नहीं मेरे को। टैक्सी का भाड़ा क्या भैया, किसी ने बोला था? बोला था क्या? हाँ तो वही तो मैंने बोला ना, किसी ने बोला, सुना नहीं था मैंने। कैब, ये यहां पर लिख कर दिया मैंने स्क्रीन पर। एक आदमी बैठे, 2 बैठे, 3 बैठे, 4 बैठे, टैक्सी का भाड़ा सेम लगेगा कि अलग लगेगा? सेम। पर जैसे ही 5वां आदमी आएगा तो अचानक से बढ़ जाएगा। अरे बोलना, दूसरा टैक्सी हायर करना पड़ेगा ना, पर फिर 5, 6, 7, 8 में सेम लगेगा। तो ये एक तरह से, एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझाता हूं प्लीज। हेलो, एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं, स्टेयर स्टेप कॉस्ट का एग्जांपल। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है ऐसा, ऐसा नहीं है, नहीं। एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूं। जैसे मान लो, अगर मैं आपको बोलता हूं एक कंपनी अपना ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ही है, इसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट सबसे बेस्ट फिट होता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ही है। एक कंपनी अपना माल अपने फैक्ट्री से गोडाउन तक भेजती है, फैक्ट्री से शोरूम तक भेज सकती है, फैक्ट्री से डीलर की गोडाउन तक भेज सकती है, फैक्ट्री से दुकानों तक भेज सकती है, अरे कहीं से भी ट्रांसपोर्ट करती है यार, कैरेज आउटवर्ड, जिसको अकाउंट्स में क्या बोलता है तुम बताओ ना यार। अरे आवाज नहीं आ रहा, क्या बोलते हैं? कैरेज आउट। तो मान लो अगर आपका कैरेज आउटपुट का खर्चा है, क्या चीज का? तो कैरेज आउटपुट में मान लो अगर आपका 0 से लेकर 100 केजी तक अगर आपका माल प्रोड्यूस हुआ, 0 से लेकर, तो आप से फॉर एग्जांपल 3 व्हीलर पर भेज देंगे। अरे 3 व्हीलर समझ रहे हो ना? अरे ऑटो,
अरे क्या चीज? ऑटो 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 ऑटो। अरे टोटो, नहीं समझे? 100 से लेकर अगर 101 केजी भी हो तो उसमें नहीं आएगा। उससे अगर मान लो 2000, थोड़ा ज्यादा कम हो गया ये, थोड़ा सा 100 नहीं करते हैं, इसको थोड़ा ज्यादा कर देते। अगर 0 से लेकर 500 केजी तक हुआ तो ऑटो में भेज देंगे। 501 से लेकर 2000 केजी तक हुआ तो हम लोग इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा बड़ा, मान लो छोटा हाथी हायर करेंगे। अरे छोटा हाथी देखता है ना? अरे छोटा हाथी नहीं चलता है क्या सड़क पे? अरे हाथी नहीं चलता है रे, छोटा हाथी बोल रहा है। अरे व्हीकल का नाम है। कई लोग सोच रहे हैं हाथी वो सूंड वाला हाथी, वो नहीं है। अरे छोटा हाथी एक मतलब प्रोडक्ट का नाम है यार। हाँ, छोटा हाथी हायर करेंगे। और अगर मान लो 2 टन से लेकर 10 टन तक अगर मान लो तो बड़ा हाथी मतलब ट्रक हायर करना पड़ेगा। क्या हायर करना पड़ेगा? अगर उससे ज्यादा हुआ तो फिर कंटेनर हायर करना पड़ेगा। अरे समझ पा रहे हो? अरे बोलना यार। ट्रेलर बोलते हैं, ट्रेलर। कंटेनर तो शिप में होता है, ट्रेलर हायर करना पड़ेगा। ट्रेलर तुम हमारे शहरों में नहीं देखोगे। ट्रेलर नॉर्मली शहरों में नहीं होता। कहां से होगा? अगर मान लो शहर में ट्रेलर चल रहा है, बड़ा बड़ा ट्रेलर, कभी कभार रात के टाइम पे दिख जाता है चौड़ी सड़क पर। अगर मान लो कहीं पर मुड़ेगा तो जब वो ट्रेलर मुड़ेगा तो साथ में मकान भी उसके साथ में आ जाएगा। भाई हम भी आ रहे हैं तुम्हारे साथ में। क्रॉसिंग पर मुड़ेगा कहां से रे वो ट्रेलर? जगह ही नहीं है। तो खैर ये जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, दिस इज नोन एज स्टेयर स्टेप कॉस्ट। क्या है ये? अचानक से बढ़ता है फिर एक रीजन में कांस्टेंट, फिर अचानक से बढ़ता है फिर एक रीजन में कांस्टेंट। दैट इज नोन एज स्टेयर स्टेप कॉस्ट। एम आई वेरी क्लियर इन दिस? लिख लो, स्टेयर स्टेप कॉस्ट का मतलब अचानक से बढ़ता है फिर एक रीजन में कांस्टेंट रहता है। अचानक से बढ़ता है फिर एक रीजन में कांस्टेंट रहता है, फिर अचानक से बढ़ता है। अरे अचानक से बढ़ता है फिर एक रीजन में कांस्टेंट रहता है, फिर अचानक से बढ़ता है। स्टेयर स्टेप, सीढ़ी की तरह। सीढ़ी, सीढ़ी बना लो। क्या हुआ? ठीक है सर। कॉस्ट कितने तरह के हो गए फटाफट बताओ ना यार। 4 नाम बताओ कौन कौन से? फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और स्टेयर स्टेप कॉस्ट। ए भाई वेरी क्लियर? अरे यस और नो? आगे बढ़ते हैं मार्केट के बारे में। सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, हम लोग कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे। हर चैप्टर के टर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं। टर्म्स, नथिंग मोर नथिंग लेस। नाउ वी कम टू द कंसेप्ट ऑफ मार्केट। What is the meaning of the word market? And what are the different types of market? मार्केट का साधारण तौर पर मतलब होता है कोई भी ऐसा कंसेप्ट, कोई भी ऐसा प्लेस, कोई भी ऐसा कंसेप्ट या कोई भी ऐसा प्लेस जहां पर बायर और सेलर एक दूसरे से मिलते हैं। कौन कौन मिलते हैं? बायर और सेलर एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। बात मतलब जरूरी नहीं कि बात, कम्युनिकेट भी हो सकता है, ओवर द इंटरनेट भी हो सकता है, ओवर द फोन भी हो सकता है। कोई भी ऐसा कंसेप्ट या प्लेस, जगह 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 भी हो सकता है, एरिया एरिया। कोई भी ऐसा कंसेप्ट या प्लेस जहां पर बायर और सेलर मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं। क्या करते हैं? बार्गेनिंग करते हैं। एक पर्टिकुलर सामान का ट्रेडिंग करते हैं, परचेज सेल एक्सचेंज करते हैं। उस कंसेप्ट या प्लेस को आप क्या बोलते हैं बताओ ना यार? मार्केट। क्या बोलते हैं? मार्केट। अरे क्या बोला मैंने, समझ में आया? अरे बोलो ना। मार्केट का मतलब कोई भी ऐसा प्लेस या कंसेप्ट जहां पर बायर और सेलर एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं और फिर फाइनली बार्गेन करते हैं और प्रोडक्ट एंड सर्विस का ट्रेड करते हैं। उस कंसेप्ट को या उस प्लेस को आप क्या बोलते हैं? मार्केट। रियल लाइफ में आप देखते हैं कि आप मान लो लोकल मार्केट में चले गए, गरियाहाट मार्केट, धर्मतोला मार्केट, यहां पर हमारे शहर में ना धर्मतोला मार्केट। अरे समझ रहे हो ना? तो ये एक प्लेस है। ये क्या है? एक प्लेस।
ये हो सकता है ओवर द इंटरनेट हो सकता है ओवर द फोन हो। तो मार्केट का मतलब जहां पर बायर और सेलर एक दूसरे से मिलते हैं और बार्गेनिंग करते हैं, परचेज सेल करते हैं, दैट प्लेस इज नोन एज मार्केट। एम आई वेरी क्लियर इन दिस? अब ये जो मार्केट है अलग अलग तरीकों से, कई तरीकों से क्लासिफाई किया जाता है। वो जब चैप्टर पढ़ेंगे तब बताएंगे। 20 तरीके के मार्केट्स होते हैं, इवन मोर देन 20 अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। दिमाग पर जोर मत दो, एरिया के हिसाब से, लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट, बहुत सारे तरीके से। शॉर्ट टर्म मार्केट, लॉन्ग टर्म मार्केट, होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट, रेगुलेटेड मार्केट, अनरेगुलेटेड। अभी मैं बंदी बताऊंगा, अभी मैं आपको बताऊंगा सिर्फ मेरे और आपके काम की चीज। कंपटीशन के अनुसार 4 तरह के बड़े टाइप के मार्केट। फिर से बोलो, क्या चीज? कंपटीशन के हिसाब से 4 तरह के मार्केट्स। तुम एक काम करो, पहले लिख लो। मार्केट का मतलब कोई भी ऐसा कंसेप्ट या प्लेस, कोई भी ऐसा कंसेप्ट या प्लेस जहां पर बायर सेलर मिलते हैं, बायर सेलर मिलते हैं, एक दूसरे से बार्गेन करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं। यह हो सकता है एक प्लेस हो, ओवर द फोन हो, ओवर द इंटरनेट हो सकता है एक प्लेस हो, ओवर द फोन हो या ओवर द इंटरनेट हो। कंपटीशन के अनुसार 4 तरह के मार्केट्स हैं। बोलो, पहला होता है परफेक्ट कंपटीशन। नाम सुना है ना सर? सारा चीज क्लास 11 12 में पढ़ा हुआ है, मैं तो जानता ही हूं। पहला क्या है बताओ ना यार? परफेक्ट कंपटीशन। दूसरा होता है मोनोपोली। तीसरा होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। फिर होता है ओलिगोपोली। होने को बहुत सारे तरह के होते हैं, और एक होता है, दिमाग पर जोर मत दो, मोनोप्सनी। वो सब तुम्हारे काम का नहीं है। मोनोप्सनी, बायलैटरल मोनोपोली, बहुत तरह के होते हैं। अभी वो सब दिमाग पर जोर मत दो, जब चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे, नॉट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्या है बताओ ना मेरे को जरा? परफेक्ट कंपटीशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड परफेक्ट कंपटीशन? परफेक्ट कंपटीशन का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर। 6 कंडीशन होती है, पर उतना 6 नहीं बोलूंगा अभी मैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर। एक बार फिर से बोलो, क्या बोला? अनगिनत बायर, अनगिनत सेलर। बहुत सारे बायर, बहुत सारे सेलर। सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट, सेलिंग सेम प्रोडक्ट, सेलिंग सेम प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। क्या बोलते हैं? परफेक्ट कंपटीशन। हजारों लाखों खरीदार हैं, हजारों लाखों बेचने वाले, हजारों लाखों खरीदने वाले, हजारों लाखों बेचने वाले। लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, सेलिंग सेम प्रोडक्ट, सेलिंग सेम प्रोडक्ट के डिफरेंट प्रोडक्ट्स, सेम प्रोडक्ट। एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। जितने दुकानदार है सबके पास सेम प्रोडक्ट है, जितने बायर है सारे के सारे वही माल खरीदने आए हैं। उस तरह के बाजार को आप बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड इन रियल लाइफ एक्सेप्ट इन सम सर्कमस्टेंसेस। जैसे मान लो आप वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं, वेजिटेबल सब्जी बाजार। अरे कौन सा मार्केट? वेजिटेबल मार्केट। तो वहां पर 50 दुकानदार हैं, आलू बेच रहे हैं। अरे क्या बेच रहे हैं? आलू। 50 सेलर है। कितने सेलर है? पता नहीं कितने हैं, अनगिनत। लार्ज नंबर ऑफ सेलर और लार्ज नंबर ऑफ बायर। 50 खरीदार हैं, सैकड़ों हजारों लोग खरीदने वाले हैं, और सब लोग एक ही क्वालिटी का आलू बेच रहे हैं। सबका क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम रहता है। अरे दिखता है ना? अरे सेम रहता है कि अलग अलग रहता है? सेम। और सबका प्राइस ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो बहुत सारे फीचर मैच करते हैं इसमें।
इसको बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। क्या बोलते हैं? परफेक्ट कंपटीशन। हजारों लाखों बायर है, हजारों लाखों सेलर है और एक ही प्रोडक्ट बेचते हैं और सेम प्राइस चार्ज करते हैं, उस तरह के बाजार को आप बोलते हैं क्या? परफेक्ट कंपटीशन। वेरी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड इन रियल लाइफ। क्यों सर? क्योंकि यहां पर भी क्या होता है कि जितने सेलर हैं उनके पास सिमिलर प्रोडक्ट रहता है कि स्लाइटली थोड़ा सा अलग प्रोडक्ट रहता है, हल्का सा माइनर तो डिफरेंस रहता है आलू का क्वालिटी में। अरे कोई दुकानदार थोड़ा बेटर क्वालिटी का लाता है, कोई थोड़ा सा हल्का फुल्का फर्क रहता है कि नहीं, घटिया क्वालिटी का लाता है ना। सर एग्जांपल हम दे सकते हैं बट मतलब नहीं है। जैसे हमारे शहर में एक मार्केट है चाइना बाजार, क्या नाम है उसका? चाइना बाजार। तो उसको कई लोग चाइना मार्केट बोलते हैं, चीना मार्केट बोलते हैं, चीना बाजार। तो उसमें क्या है, मान लो स्टेशनरी की दुकान है। अगर आपको मान लो क्लासमेट का कॉपी चाहिए, क्या चीज चाहिए? क्लासमेट का। भैया क्लासमेट का कॉपी आईटीसी देता है, हर दुकानदार को सेम देगा कि अलग अलग देगा? सेम। हजारों हजारों सेलर है, हजारों दुकानें हैं, इतना माल है। तुम बोलोगे मेरे को 1 लाख कॉपी अभी चाहिए, बोलेगा अभी चाहिए, वो बोलेगा अभी खड़े रहो, अभी लाकर देना, पैसा लाओ। इतना स्टॉक है, अनगिनत अनगिनत स्टॉक है, गिनती भी नहीं है कितने दुकानदार हैं। आपको समझ में? स्टेशनरी का भयानक भयानक स्टॉक रखते हैं। मतलब एक मकान में 50 दुकानें, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, छत पर, बाप रे पूछो नहीं, अनगिनत। इधर से रास्ता, उधर से रास्ता, इधर से रास्ता, उधर रास्ता, भगवान जाने कितना स्टॉक कहां से निकल जाता है। पूरा ईस्टर्न इंडिया को सप्लाई होता है, होलसेल में, रिटेल में, पूरा। तो वहां पर आप क्या करते हैं, अगर मान लो क्लासमेट का कॉपी चाहिए, हजारों सेलर है, हजारों लाखों बायर है, सेम क्वालिटी है कि डिफरेंट क्वालिटी है? सेम क्वालिटी की डिफरेंट क्वालिटी, दैट इज नोन एज परफेक्ट कंपटीशन। एम आई वेरी वेरी क्लियर इन दिस? अरे बोलो ना। इसको आप क्या नाम दिया करते हैं? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। आर यू वेरी क्लियरली अंडरस्टैंडिंग दिस? यहां पर 4 फीचर तो जरूरी है, वैसे 6 होते हैं। 4 फीचर तो तुमको समझ में आ गए। कौन कौन से? लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। सेलिंग क्या? होमोजीनियस। सबका प्रोडक्ट का सेम रहेगा, क्वालिटी क्या अलग रहेगा? सेम। और सबका प्राइस भी क्या रहेगा? सेम। 3 ही पॉइंट हुए, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, होमोजीनियस प्रोडक्ट और सेम प्राइस। एम आई वेरी क्लियर? अरे बोलो ना। इसको बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। क्या बोलते हैं? परफेक्ट कंपटीशन। समझ में आया? दूसरा होता है मोनोपोली। मोनो वर्ड का मतलब होता है सिंगल। मोनो वर्ड का मतलब सिंगल। एक बार फिर से बोलो, मोनो का मतलब सिंगल। और पोली वर्ड का मतलब होता है सेलर। पोली वर्ड का मतलब सेलर। वैसे तो मारवाड़ी में पोली का मतलब होता है पांव में जो पहनते हैं अंगूठी, उसको बोलते हैं पोली। पर यहां पर पोली वर्ड का मतलब क्या है बताओ ना यार? सेलर। एक सेलर, जहां पर एक आदमी बेचने वाला और लाखों करोड़ों लोग खरीदने वाले। एक आदमी बेचने वाला और लाखों करोड़ों लोग खरीदने वाले। बेस्ट एग्जांपल है इंडियन रेलवेज। अरे क्या चीज? इंडियन रेलवेज। एक आदमी सेलर है, भारतीय रेल, इंडियन रेलवेज। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अरे पानी सप्लाई करता है, पानी। अगर तुमको पानी चाहिए तो एक ही सेलर है। क्या है? एक ही सेलर है, उसी से खरीदना पड़ेगा पानी, और कोई है नहीं पानी देने वाला। अब तुम बोलोगे सर बिस्लरी खरीदेगा। अरे पागल है, घर का टंकी में बिस्लरी भरवाएगा? तो सर एक ही आदमी सेलर है और हजारों लाखों करोड़ों बायर है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कौन? अरे आवाज नहीं आ रहा, कौन? एक ही सेलर है। अगर आपको बिजली चाहिए तो हमारे शहर में सीएससी से मिलेगा। अगर उससे खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो अंधेरे में बैठो। अरे समझ में आ रहा है? दैट इज मोनोपोली, सिंगल सेलर। क्या है बताओ ना यार? सिंगल सेलर। गूगल इज ऑलमोस्ट अ मोनोपोली इन इंडिया। 98% सर्च इंजन गूगल डोमिनेट करता है। दैट इज अ मोनोपोली, सिंगल सेलर। ऑलमोस्ट काफी हद तक एंड्रॉइड, गूगल 98% सर्च इंजन को कंट्रोल करता है इंडिया में। और एंड्रॉइड में भी करीब करीब 97-98% एंड्रॉइड ही है, और बाकी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम 2-3% में। भरोसा और आईओएस। अब भरोसा कौन हो गया मत पूछो, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम है।
गवर्नमेंट का है भरोसा, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका नाम है भरोसा। आ जाएगा थोड़ा दिन में, आ जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम है वो, एंड्रॉइड का भाई, मतलब एंड्रॉइड का कॉम्पिटिटर। खैर वो बात की बात है। तुम लोग ये बताओ, तुमको समझ में आ रहा है मोनोपोली का मतलब सिंगल सेलर? क्या सिंगल सेलर? एम आई वेरी क्लियर? अरे बोलो। तुमको लिखना है तो फटाफट से लिख लो। परफेक्ट कंपटीशन, सबको सब कुछ पता है, मेरे को मालूम है। परफेक्ट कंपटीशन, लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, large number of buyers, large number of seller, selling homogeneous products, selling क्या? homogeneous products। फिर लिखिए, सबका प्राइस सेम होता है, सबका प्राइस सेम होता है। एग्जाम्पल में चाहो तो लिख सकते हो, क्या लिखोगे एग्जाम्पल में? वेजिटेबल मार्केट, ठीक है ना? वेजिटेबल मार्केट में पोटैटो मार्केट लिखो, बेटर रहेगा। डोंट राइट वेजिटेबल मार्केट, पोटैटो मार्केट। चलो नेक्स्ट, मोनोपोली। मोनो का मतलब क्या? सिंगल। पोली का मतलब सेलर। तो मोनोपोली का मतलब क्या हो गया? सिंगल सेलर। जहां पर एक आदमी बेचने वाला, लाखों लोग खरीदने वाले, मनमाना प्राइस चार्ज करेगा। मोनोपोली का मतलब एक आदमी बेचने वाला, लाखों लोग खरीदने वाले, मनमाना प्राइस चार्ज करेगा। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? इंडियन रेलवेज, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, और गूगल लिख सकते हो। अरे इसको हटाए कि ना आए? अरे बोलो यार। नेक्स्ट होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोली और कंपटीशन का मिक्सचर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। व्हाट इज दिस? रियल लाइफ में जितनी चीजें हैं वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट फॉलो करती है। नहीं समझे सर? मैंने कहा रियल लाइफ में सारे के सारे मार्केट्स कौन सा कंपटीशन फॉलो करते हैं? मोनोपोलिस्टिक। अरे कौन सा कंपटीशन? मोनोपोलिस्टिक। मतलब क्या मतलब सर? मोनोपोलिस्टिक का मतलब हो गया समथिंग लाइक कि यहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, सेलिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स। सेलिंग क्या? स्लाइटली डिफरेंट प्रोडक्ट्स। बहुत सारे बायर है, बहुत सारे सेलर है, पर वो लोग सबको सेम माल बेच रहे हैं कि अलग अलग माल बेच रहे हैं? अलग अलग। सेम माल बेच रहे हैं कि अलग अलग माल बेच रहे हैं? अलग अलग। ऑलमोस्ट सारा मार्केट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है। ऑलमोस्ट सारा मार्केट मतलब क्या? तुम लोग बताओ अपना दिमाग लगाकर। पहले जो बोला वो समझ में आया कि ना आए? मैंने कहा जितने बायर है, जितने सेलर है, सब लोग, सब कोई अलग अलग माल बेच रहे हैं। जैसे अगर आप देखते हैं कपड़े, अगर आप क्लासरूम में नजर घुमाकर देखोगे तो एवरी स्टूडेंट इज वियरिंग अ डिफरेंट क्वालिटी एंड डिजाइन का कपड़ा, है ना? हर आदमी अलग अलग डिजाइन का, अलग अलग फैब्रिक का, अलग अलग प्राइस का, अलग अलग दुकानों से माल खरीद कर लाया। तो कपड़ा का मार्केट में जाओगे तो देखोगे हजारों लाखों दुकानदार है, परंतु सब कोई सेम माल बेच रहा है कि अलग अलग माल बेच रहा है? अलग अलग। क्या बेच रहा है? अलग अलग। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। समझ गए? शू का मार्केट, जूते का मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। हजारों दुकानें हैं, सबके पास सेम जूते हैं कि अलग अलग हैं यार? अलग अलग। नहीं समझ में आया? अरे बोलो। घड़ी खरीदने जाओगे तो हजारों दुकानदार हैं, सबके पास सेम माल है कि अलग अलग माल है? अलग अलग। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। टूथपेस्ट का मार्केट, हजारों दुकानदार है ना, हजारों टूथपेस्ट है ना, सबका सेम टेस्ट, सेम क्वालिटी है कि अलग अलग है यार? अलग अलग। स्लाइटली डिफरेंट है ना?
चाहे आप क्रीम खरीद लीजिए, चाहे आप चिप्स खरीद लीजिए, चाहे आप समोसे खरीद लीजिए अलग अलग दुकानों से। अरे बोलो यार, नहीं समझे? पनीर बटर मसाला खरीद लीजिए अलग अलग रेस्टोरेंट से, सबका सेम क्वालिटी मिलेगा कि अलग अलग क्वालिटी मिलेगा? अलग अलग। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज फॉलोइंग मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। सारे स्कूल्स क्लास 11 में, क्लास 12 में सेम सिलेबस है, परंतु सबका क्वालिटी अलग अलग है। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। सारे ट्यूशंस मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, सब एक ही चीज पढ़ा रहे हैं, स्लाइटली इन डिफरेंट वे। अरे समझ पाए हो ना? ऑलमोस्ट सारा चीज, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो जूते हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो। अरे नहीं समझे क्या? सारी चीजें एकदम अलग अलग, अलग अलग, थोड़ा थोड़ा अलग अलग, अलग अलग, अलग अलग। इसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्या बोलते हैं? मेरे ख्याल से समझ में आ गया। सर इसमें मोनोपोली और कंपटीशन दोनों का फीचर होता है। सर मोनोपोली का क्या फीचर? मोनोपोली का फीचर होता है, मोनोपोली अपना मन माना प्राइस चार्ज करता है, मोनोपोली वाला अपना मन माना प्राइस। और परफेक्ट कंपटीशन में बाजार का प्राइस चार्ज करना पड़ता है, हम अपना मन माना प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम अपना मन माना प्राइस चार्ज करेंगे। तो मोनोपोली का एक फीचर है। अरे किसका फीचर है? पर कंपटीशन का भी एक फीचर है, सारे लोग सिमिलर प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, सिमिलर। स्लाइटली डिफरेंट है कि स्लाइटली सेम है? स्लाइटली, स्लाइटली डिफरेंट, स्लाइटली सेम। अरे बोलो ना, इसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोली का भी फीचर है। क्या फीचर है मोनोपोली का? क्या फीचर है मोनोपोली का? अरे नहीं नहीं, मनमाना प्राइस चार्ज कर सकते हैं। परंतु कंपटीशन का क्या फीचर है? सारे एक दूसरे के कॉम्पिटिटर ही है। इसको बोलते हैं ऑल प्रोडक्ट्स आर सब्स्टिट्यूट्स, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। सब्स्टिट्यूट से एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एम आई वेरी क्लियर इन दिस? लिखना हो तो लिख लो। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स सेलिंग स्लाइटली डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट नहीं, स्लाइटली डिफरेंट। लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर सेलिंग स्लाइटली डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अरे हाँ या ना? अरे बोलो भाई। सेम प्रोडक्ट के डिफरेंट प्रोडक्ट्स, सेम प्रोडक्ट के डिफरेंट प्रोडक्ट, स्लाइटली डिफरेंट। एकदम डिफरेंट नहीं, एकदम सेम नहीं, स्लाइटली डिफरेंट, स्लाइटली सेम। पहले आप लोग ये बताइए, आपको समझ में आ गया? ज्यादातर मार्केट रियल लाइफ में कौन से होते हैं? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। कौन से? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। लिख लो। एग्जाम्पल लिख लो। क्लोथ्स, शूज। और एग्जाम्पल दो तुम लोग। और एग्जाम्पल दो, और एग्जाम्पल दो। स्कूल कॉलेजेस सब सेम हो गया, ट्यूशंस, रेस्टोरेंट, सब लोग सेम प्रोडक्ट के अलग अलग प्रोडक्ट, सिमिलर प्रोडक्ट है बट स्लाइटली डिफरेंट। अभी भी नहीं आया? अरे कॉस्मेटिक्स हो गया, नहीं समझे? पैक फूड हो गया, अरे पैकेट फूड, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हो सकता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। क्या बोलते हैं? बोलो ना, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अरे इसको हटाएं कि नहीं? अरे हटाना होगा। चल, एंड द नेक्स्ट वन इज ओलिगोपोली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ओलिगोपोली? ओलिगोपोली का क्या मतलब होता है? फ्यू सेलर्स। ओलिगोपोली वर्ड का मतलब बहुत थोड़े से सेलर होते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं? ओलिगोपोली। मैंने कहा बहुत थोड़े से सेलर होते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं? ओलिगोपोली। ज्यादा लोग नहीं होते, बहुत थोड़े से। नॉर्मली 2 से लेकर 10 सेलर होते हैं इस इंडस्ट्री में, ज्यादा नहीं, 2 से लेकर 10 सेलर। अरे कितना से कितना? 2 से लेकर 10 सेलर। अब ये क्या होता है ओलिगोपोली का मतलब?
यहां पर जनरली 2 या 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं, टेलीकॉम। टेलीकॉम क्या है? ओलिगोपोली। टेलीकॉम 4 कंपनी है, कौन कौन सी बता दो ना? जियो, एयरटेल, वोडाफोन और बीएसएनएल। अच्छा एक बात तो, मोबाइल फोन किस में आएगा? मोबाइल फोन हैंडसेट किस में आएगा? मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। पर टेलीकॉम सिम कार्ड, अरे वो किस में आएगा? ओलिगोपोली। समझ गए ना? अरे बोलो भाई। टेलीकॉम, पेट्रोलियम। अब जैसे पेट्रोल है, 3 बड़ी कंपनी तो तुम जानते ही हो, कौन कौन सी पेट्रोल देती है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल। उसके अलावा भी रिलायंस के भी थोड़े से पंप है, ज्यादा नहीं है। ओएनजीसी के भी थोड़े बहुत पंप है, एसआर के भी बहुत थोड़े से पंप है। अरे बोलो, बट है थोड़े बहुत, नहीं के बराबर। तो 6 कंपनी हो गई पेट्रोलियम। अरे बोलो, समझ गए ना? और वैसा ही कुछ मान लो नेचुरल गैस, अरे सीएनजी जो आता है ना, एलपीजी जो घर में आता है ना, वो भी 3 कंपनी है ना। कौन कौन सी? भारत पेट्रोलियम का भारत गैस, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का एचपी और इंडियन ऑयल का इंडेन। सुना है ना नाम? तो वैसा ही कुछ एलपीजी। टेलीकॉम हो गया। इसके अलावा पर्टिकुलर प्लेस पर एयरलाइन नहीं बोलूंगा मैं। मान लो आपको इस शहर से इस शहर जाना है, मान लो आपको कोलकाता से जयपुर जाना है, एग्जांपल दे रहा हूं। मुंबई नहीं बोल रहा हूं, मुंबई तो बहुत सारी फ्लाइट्स है, दिल्ली बहुत सारी फ्लाइट है, तो मैं एक 2 टियर सिटी बोल देता हूं। समझ पा रहे हो ना? तो मान लो आपको 2 या 3 कंपनी का फ्लाइट मिलेगा बस, तो उस रूट पर वो क्या होगा? ओलिगोपोली। क्या होगा बोलो ना यार? ओलिगोपोली। एम आई वेरी क्लियर? और एग्जांपल देता हूं मैं, कोल्ड ड्रिंक्स। अरे ब्रांडेड बोल रहा हूं मैं, ब्रांडेड नहीं समझे क्या? पेप्सी और कोक, मिरिंडा और फैंटा, स्प्राइट और 7 अप। अरे बोलो, समझ गए ना? तो ये क्या है? ओलिगोपोली। फ्यू सेलर्स। कौन सा सेलर? फ्यू सेलर। पहले आप लोग ये बताइए, आपको समझ में आया कि नहीं? अरे याद आया ना? ये सारा पढ़ा हुआ है ना आप लोगों को क्लास लेवल में? चलो लिख लो, 1 मिनट। मोनोपोलिस्टिक लिख लिया था, ओलिगोपोली लिख लो। फ्यू सेलर्स, 2 से 10 सेलर। टेलीकॉम, पेट्रोल, एलपीजी, ब्रांडेड कोल्ड ड्रिंक। ठीक है? अरे बोलो यार, श्योर? ऐसा टर्म है, जैसे हम लोग बोलते हैं बिजनेस साइकिल्स। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, मैं आपको कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रहा, और यूं मानो मैं आपको सारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन देकर खत्म कर रहा हूं, बेसिक डिस्कशन कर रहा हूं। बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम भी नहीं, थोड़ा बहुत बातचीत कर रहा हूं। सर अब मैं आपको बात कर रहा हूं बिजनेस साइकिल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बिजनेस साइकिल्स? बिजनेस साइकिल का क्या मतलब होता है? बिजनेस साइकिल्स का मतलब होता है बिजनेस के कई सारे पैरामीटर्स, कई सारी वैल्यूज एक साइक्लिकल बेसिस पर मूव करती है, एक पीरियोडिक बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर बार बार आती है, सिमिलर तरह का मूवमेंट करती है। सर बिजनेस साइकिल्स का मतलब होता है, हेलो, बिजनेस साइकिल का क्या मतलब होता है? बिजनेस साइकिल्स का मतलब होता है बिजनेस के कई सारे पैरामीटर्स, बिजनेस के पैरामीटर्स हो सकते हैं या इकोनॉमी के कई सारे पैरामीटर हो सकते हैं, वो नॉर्मली एक साइक्लिकल बेसिस पर बार बार सिमिलर मूवमेंट फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं बिजनेस साइकिल। सर समझ में नहीं आया, फिर से बोलिए। मैंने कहा साधारण तौर पर हम लोग देखते हैं कि देश की नेशनल इनकम, मेरे साथ साथ में बोलो, देश का नेशनल इनकम,
महंगाई, प्राइस लेवल, क्या चीज? प्राइस लेवल। देश का एग्रीगेट डिमांड, फिर से बोलो क्या चीज? एग्रीगेट डिमांड। यू बोल सकते हो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का और माइक्रो का मिक्सचर है ये टॉपिक। एग्रीगेट डिमांड, पूरे देश की एग्रीगेट डिमांड, डिमांड का मतलब तो पढ़ चुका है ना, बोलो। देश का एग्रीगेट सप्लाई, पूरे देश का सब जोड़ जाड़ का टोटल सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड जोड़ जाड़ का टोटल डिमांड। देश का इन्वेस्टमेंट, कौन सा चीज? इन्वेस्टमेंट। नहीं समझे? एम्प्लॉयमेंट, कौन सा? क्या बोला सर आपने? एम्प्लॉयमेंट। प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट्स, प्रोडक्शन और कंजम्पशन। अरे प्रोडक्शन और कंजम्पशन, ये साधारण तौर पर देखते हैं कि एक साइक्लिकल मूवमेंट फॉलो करते हैं, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स। इस अप्स एंड डाउन्स के मूवमेंट को आप क्या नाम दिया करते हैं बताओ ना? बिजनेस साइकिल्स। क्या बोलते हैं? अब जैसे सर ये ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि इंडियन इकोनॉमी इज ऑन अ ग्रोइंग फेज, इसलिए ऊपर जा रहा है। अगर कोई कंट्री ग्रो नहीं कर रहा, स्टेबल है, तो उसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा। मैं आपको किसी भी तरीके से समझाता हूं, चलो इसी से समझाता हूं। तो यहां पर क्या होता है, बिजनेस साइकिल्स के 4 स्टेजेस होते हैं। यहां पर हम टाइम बोल रहे हैं और एक्स एक्सिस पर तो टाइम बोल रहे हैं, वाई एक्सिस पर पता नहीं क्या बोल रहे हैं। वाई एक्सिस पर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट्स, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइस लेवल, इतना सारा चीज। एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्स, प्रॉफिट्स, आउटपुट लेवल, कोई भी चीज हो सकती है भाई। मतलब एक्स एक्सिस पर तो क्या है? टाइम। वाई एक्सिस पर पता नहीं क्या, बहुत सारे बिजनेस के पैरामीटर, बहुत सारे बिजनेस 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 या इकोनॉमी के पैरामीटर। हेलो हेलो, बहुत सारे पैरामीटर। अगर एक बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो बिजनेस साइकिल बोलते हैं, अगर एक इकोनॉमी के बारे में बोलते हैं तो इकोनॉमिक साइकिल भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? इकोनॉमिक साइकिल। तो ये नॉर्मली एक साइक्लिकल मूवमेंट फॉलो करते हैं। साइकिल क्यों बोलते हैं इसको? साइकिल का मतलब होता है बार बार एक ही तरह से मूव करते हैं। अब जैसे तुम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, वाटर साइकिल, वाटर साइकिल पढ़ते थे ना, क्या वाटर साइकिल पढ़ते थे ना? पानी है, वाटर साइकिल क्या होता है? इवेपोरेट होता है, बादल बनता है, फिर वापस से बरसात आता है और पानी बनता है, फिर वापस से इवेपोरेट होता है, क्लाउड बनता है, फिर वापस से पानी, क्लाउड, पानी, क्लाउड, पानी। ये साइकिल की तरह चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है। अरे बात समझ में आ रहा है? तो वैसा ही ये रिपीट, बार बार रिपीट होता जाता है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। इस मूवमेंट को आप क्या नाम दिया करते हैं बताओ ना यार? बिजनेस साइकिल्स। एम आई वेरी क्लियर इन दिस? तो सर बिजनेस साइकिल का मूवमेंट क्या होता है? अप्स एंड डाउन्स इन द, अप्स एंड डाउन्स इन द इकोनॉमिक वेरिएबल। बाप रे, बहुत भारी भरकम शब्द हो गया। अप्स एंड डाउन्स इन द, ये हो गया इकोनॉमिक वेरिएबल। अप्स एंड डाउन्स इन द इकोनॉमिक वेरिएबल, अप्स एंड डाउन्स इन द क्या? इकोनॉमिक वेरिएबल। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन अ साइक्लिकल मैनर, अप्स एंड डाउन्स, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, कभी खुशी कभी गम, तारारम पम। तो इसको आप नाम दिया करते हैं क्या? बिजनेस साइकिल्स। अब जो बिजनेस साइकिल्स होता है इसमें नॉर्मली 4 स्टेज होते हैं। बता दो मेरे को, तुम लोग नाम बताओ ना, मेरे को पक्का विश्वास है सबको सब कुछ पता है। बोलो फटाफट नाम बोलो इसके 4 स्टेजेस। आवाज नहीं आया मेरे को। 4 स्टेजेस इसके बोलना होगा तुम लोग को, नहीं पढ़ा है? ये क्या होता है? पीक। अरे ये क्या होता है? पीक। प्रोस्पेरिटी या बूम, पीक ही बोलो तुम। क्या बोलोगे? पीक। दूसरा होता है रिसेशन। अरे क्या होता है? इसको रिसेशन बोलते हैं या कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। फिर से बोलो, रिसेशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन। जब सारा चीज गिरता है,
पीक का मतलब जब सारा चीज टॉप पर, रिसेशन का मतलब जब सारा चीज नीचे जाता है, रिसेशन का मतलब जब सारा चीज नीचे। तीसरा होता है डिप्रेशन, फिर से बोलो क्या होता है, या ट्रफ, क्या बोलते हैं इसको, डिप्रेशन या फिर ट्रफ। एक बार फिर से बोलो क्या बोलते हैं, डिप्रेशन या फिर ट्रफ। सारा चीज नीचे जाता है, मैंने कहा सारा चीज क्या जाता है, नीचे जाता है। फिर से बोलो क्या जाता है, सारा चीज नीचे। एम आई वेरी क्लियर? जब एकदम सब कुछ बॉटम, डिमांड भी कम, सप्लाई भी कम, प्राइस भी कम, प्रॉफिट भी कम, सेल्स भी कम, माल भी नहीं बिक रहा है, इसको बोलते हैं मिनिमम बॉटम। और फिर सारा का सारा चीज बढ़ता है, उसको बोलते हैं रिकवरी। क्या बोलते हैं, रिकवरी। और फिर से वापस आता है पीक, क्या आता है, पीक। फिर वापस से रिसेशन, फिर वापस से डिप्रेशन, फिर वापस से रिकवरी, एंड सो ऑन एंड गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। Sir, why does it happen? There are many infinite factors of this, about this. अनगिनत फैक्टर्स होते हैं। एक बार फिर से बोलो कितने स्टेजेस है बताओ ना मेरे को, 4। एक बार नाम बताओ कौन कौन से, पीक, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। सर पहला कौन सा, लास्ट कौन सा, पता नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सर फर्स्ट स्टेज कौन सा है, नहीं पता, लास्ट स्टेज कौन सा है, नहीं पता, ये कंटिन्यूअस है। पीक का मतलब क्या होता है, सारी चीज टॉप पर। रिसेशन का मतलब सारी चीज डाउन नहीं बोलेंगे, सारा चीज गिरता है, सारा चीज गिरता है। डिप्रेशन का मतलब, डिप्रेशन का मतलब सारा चीज, अरे क्या चीज, बॉटम पर। फिर से बोलो क्या चीज, बॉटम पर, नीचे, अब उससे नीचे नहीं जाएगा। और फिर लास्ट क्या होता है, रिकवरी, अरे वापस से बढ़ता है, उसको आप क्या बोलते हैं, रिकवरी। कितने स्टेजेस है इसके बताओ ना, 4। कौन कौन से 4, पीक, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। एम आई क्लियर इन दिस? अरे बोलो भाई। तो सर क्या क्या चीजें, बिजनेस साइकिल का मतलब लिख लो ना, इकोनॉमिक वेरिएबल्स, अच्छा ऐसा लिखो, अप्स एंड डाउन्स इन द मूवमेंट, अप्स एंड डाउन्स इन द इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स, ups and downs in the important economic variables like important economic variables in a cyclical manner, in a cyclical and repetitive manner। फिर से बोलता हूं, ups and down movement in the important economic variables in a cyclical and regular manner। बच्चे नहीं है, जो शब्द को मैंने बोल दिया अब उसको मेरे को फिर से बोलोगे सर आपने क्या सेंटेंस बताया था, तो यार ये कोई रटा हुआ तो चीज है नहीं। क्या लिखा, इन अ रेपिटेटिव एंड साइक्लिकल मैनर। अरे साइक्लिकल एंड रेगुलर लिख दिया होगा यार, क्या रेपिटेटिव लिख दिया होगा, रेपिटेटिव मैनर। इसको हटाएंगे ना, अरे बोलो भाई। तो सर ये क्या क्या इकोनॉमिक वेरिएबल्स, नाम बताओ कौन कौन से इकोनॉमिक वेरिएबल देश के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड, बोलो फिर से, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट्स, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट्स, क्या चीज, मनी सप्लाई, क्या चीज, मनी सप्लाई। कितना सारा चीज हो गया रे, लिख लो कौन से इकोनॉमिक वेरिएबल्स मूव करते हैं, लिख लो कौन से इकोनॉमिक वेरिएबल भाई, अरे कौन सा, लिख लो क्या क्या, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, प्रोडक्शन, अलग अलग लाइन में लिखोगे, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट्स, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट्स, नेशनल इनकम, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट्स, नेशनल इनकम,
एम्प्लॉयमेंट प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट प्राइस लेवल, मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट्स, हर चीज हर चीज हर चीज, इंटरेस्ट रेट्स, मनी सप्लाई, और भी है क्रेडिट क्रिएशन, एक ही हो गया, बैंकिंग का हो गया क्रेडिट क्रिएशन, बैंकिंग का टर्म हो गया क्रेडिट क्रिएशन, ये सारा का सारा चीज। अच्छा ये तो हुआ देश के पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्रो कंसेप्ट। कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? सेल्स, आउटपुट, प्रॉफिट्स, सेल्स, आउटपुट, प्रॉफिट्स, ये सारा का सारा चीज एक साइक्लिकल मैनर में अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, अप ऊपर नीचे बढ़ता घटता घटता बढ़ता रहता है। इसको बोलते हैं बिजनेस साइकिल्स। अरे क्या बोलते हैं इसको? बिजनेस साइकिल्स। सर इसमें कई सारे टर्म बताया आपने, क्या बोला बोलो ना? एग्रीगेट डिमांड, देश का टोटल एग्रीगेट डिमांड, सारे देशवासियों का डिमांड जोड़ दो। एग्रीगेट सप्लाई, सारे देशवासियों का सप्लाई जोड़ दो। अरे नहीं समझे क्या? प्रोडक्शन, देश में जितना यूटिलिटी क्रिएट हुआ है मॉनेटरी टर्म्स में। कंजम्पशन, जितना यूटिलिटी कंज्यूम हुआ है। इन्वेस्टमेंट्स, अब ये इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है दिमाग पर जोर मत दो, ये बात का कंसेप्ट है, कैपिटल फॉर्मेशन बोलकर कंसेप्ट है। इन्वेस्टमेंट्स का मतलब होता है नए एसेट्स क्रिएट करना। फिर से बोलो, क्या? नए एसेट्स क्रिएट करना। इन्वेस्टमेंट्स का मतलब नई कैपिटल क्रिएट करना, नया कैपिटल क्रिएट करना, जिसको बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं बोलो ना यार? कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट्स का मतलब नई संपत्ति बनाना, नई कैपिटल बनाना। संपत्ति बोलना गलत होगा, नई कैपिटल बनाना। वेल्थ बनाना नहीं बोला, क्या बोला? नया कैपिटल बनाना। नेशनल इनकम, देश में जितने लोग हैं सबकी कमाई जोड़ दो, सबकी कमाई जोड़ दो। एम्प्लॉयमेंट मतलब समझ गए? एम्प्लॉयमेंट। प्राइस लेवल मतलब महंगाई, सामानों के दाम। मनी सप्लाई, बाजार में कितना पैसा यूज हो रहा है, बाजार में कितना पैसा यूज हो रहा है। अब एक क्रेडिट क्रिएशन लिखा, वो दिमाग मत लगाओ। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब मैं एक बैंक हूं, मैंने तुमको लोन दिया, तुमने वो पैसा दूसरे बैंक में जमा करवाया, जिस बैंक ने जमा करवाया उसने किसी और को लोन दिया, जिस आदमी ने लोन लिया वो किसी और बैंक में जमा करवाया, फिर जो उस बैंक में जमा करवाया वो वापस से किसी को लोन दिया। अरे मैं बैंक ए हूं, मैंने तुमको लोन दिया, तुमने बैंक बी में जमा कराया, बैंक बी ने किसी और को लोन दिया, तुम्हारे दोस्त को लोन दिया, तुम्हारे दोस्त ने बैंक सी में जमा करवाया, बैंक सी ने उसके दुश्मन को लोन दे दिया। अरे समझ पा रहे हो? अरे कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। एक्स वाई जेड ए, तो बैंकों ने, टोटल बैंकों ने जितना बाजार में पैसा सर्कुलेट किया है उसको बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। क्या बोलते हैं? क्रेडिट क्रिएशन। दिमाग पर स्ट्रेस मत दो, ये सारा का सारा चीज एक साइक्लिकल मैनर में अप्स एंड डाउन्स करता है। उसी को आप क्या बोलते हैं बताओ ना यार? बिजनेस साइकिल्स। सर ऐसा क्यों होता है, क्या कारण होता है, इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, कैसे पता लगता है कि पीक पर है कि बॉटम पर है कि बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, कैसे पता लगता है, क्या इंडिकेटर्स होते हैं, क्या एग्जांपल होते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं साइकिल के, बहुत सारी चीजें वो बिजनेस साइकिल चैप्टर में। मैं आपको जस्ट एक चीज बता देता हूं एग्जांपल के तौर पर, कि एक पीक से दूसरा पीक में कितना टाइम लगेगा ये नहीं पता। अरे ये नहीं पता। एक पीक दूसरा पीक कितना बड़ा होगा नहीं पता। मतलब हो सकता है एक पीक ऐसा हो, एक पीक ऐसा हो सकता है एक पीक ऐसा हो, पता नहीं है। एक साइकिल, एक पीक से दूसरा पीक में कितना टाइम लगेगा ये नहीं पता, कितना एक्सटेंट होगा ये नहीं पता। बोलो, नहीं समझे? तो ये सारी इसके फीचर्स होते हैं।
साधारण तौर पर बिजनेस साइकिल चैप्टर में आपको हम पढ़ाएंगे। साधारण तौर पर इसके अंदर में दो तरह की कंपनीज होती है, कैपिटल गुड कंपनी और एक कंज्यूमर गुड कंपनी। आई शुड नॉट से कैपिटल गुड्स, आई शुड से एक साइक्लिकल्स और एक डिफेंसिव्स। एक बार फिर से बोलो, क्या बोला सर आपने? अरे आवाज नहीं आ रहा, क्या बोलते हैं, बोलो ना यार। साइक्लिकल्स और डिफेंसिव्स। कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती हैं जिनके बिजनेस पर बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ता है, उनको बोलते हैं साइक्लिकल बिजनेस। एक बार फिर से बोलो, उनको क्या बोलते हैं? साइक्लिकल। मैंने कहा साइक्लिकल का मतलब, फिर से बोलो, क्या बोला? जो इंडस्ट्रीज के बिजनेस पर बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ता है बिजनेस साइकिल से, उनको बोलते हैं साइक्लिकल। अगर बाजार में मंदी आएगी ना तो इनका माल कोई नहीं खरीदेगा। बाजार में अगर तेजी आएगा तो धड़ाधड़ धड़ाके से इनका माल बिकेगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर साइक्लिकल्स में एयरलाइंस का स्टॉक इज अ साइक्लिकल स्टॉक। एयरलाइंस क्या है? साइक्लिकल। होटल क्या है? साइक्लिकल। पेंट 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 रंग बनाने वाली कंपनी, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, घर बनाने वाली कंपनी, अगर मंदी आएगी तो कोई नहीं खरीदेगा। अगर तेजी आएगी तो सबसे ज्यादा पैसा घरों में लगेगा, रंग बना पेंट बनाने में लगेगा, होटल में लोग घूमने जाएंगे, एयरलाइंस में यूज करेंगे। इनको बोलते हैं साइक्लिकल्स। क्या बोलते हैं? साइक्लिकल्स। मतलब अगर बाजार में मंदी आई तो सबसे ज्यादा इन्हीं पर असर पड़ेगा, बाजार में तेजी आई तो सबसे ज्यादा इन्हीं को फायदा, मंदी आई तो सबसे ज्यादा इन्हीं को नुकसान। इनको बोलते हैं साइक्लिकल्स। बिजनेस साइकिल से इनके धंधे पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। समझ में आया? उनको बोलते हैं साइक्लिकल्स। दूसरा होता है डिफेंसिव्स। इनके धंधे पर बिजनेस साइकिल से कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता। जैसे एफएमसीजी कंपनी। कौन सा? अरे बोलो मेरे को, फिर से बोलो, कौन सा? आटा दाल चावल तेल साबुन बनाने वाली कंपनी। अगर मंदी आएगी तो भी, अरे साबुन तेल तो लगाएंगे ना। दवाइयां बनाने वाली कंपनी, फार्मा कंपनी, एफएमसीजी कंपनी, दवाइयां कंपनी। अरे मंदी आएगी तो दवाई तो लेना पड़ेगा, और अगर तेजी आएगा तो दवाई ज्यादा थोड़ी ना खाएगा। दो गोली खा लो, पैसा ज्यादा है, डबल खा लो, जल्दी ठीक हो। पागल है क्या? तो सर ये क्या है? डिफेंसेस। सॉफ्टवेयर कंपनी। कौन सा कंपनी? सॉफ्टवेयर, आईटी कंपनी। इनको बोलते हैं डिफेंसिव्स। क्या बोलते हैं? डिफेंसिव्स। और साइक्लिकल्स का मतलब जिनके धंधे पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, जैसे जो लग्जरी आइटम बनाती है। कौन से आइटम? लग्जरी। एयरलाइंस हो गया, होटल्स हो गया। नहीं समझे? अरे बोलो यार। गोल्ड कंपनी, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अरे कौन सी कंपनी? ज्वेलरी कंपनी। अरे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। कौन सी कंपनी है भैया? साइक्लिकल्स। कौन सी कंपनी है? अगर आदमी के पास खाने को पैसा नहीं होगा तो गाड़ी खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा। तो उसको बोलते हैं क्या? साइक्लिकल्स। क्या बोलते हैं? बोलो ना यार। साइक्लिकल्स का मतलब समझ में आया कि नहीं? अरे बोलो ना यार। अरे फिर से रिपीट करे क्या? अरे फिर से रिपीट करे क्या? अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आपका बिजनेस मूवमेंट कुछ इस तरह से करता है तब उसको बोलते हैं साइक्लिकल मूवमेंट। पर अगर आपका बिजनेस कुछ अचानक से ऐसे मूव करता है, इसको बोलते हैं शॉक। क्या बोलते हैं? शॉक। एक बार फिर से बोलो, अगर आपका मूवमेंट कुछ ऐसा होता है तब क्या बोलते हैं? साइक्लिकल। परंतु अगर आपका बिजनेस कुछ ऐसा होता है, अरे समझ रहे हो, धर, तब इसको क्या बोलते हैं? शॉक। जैसे एग्जांपल दो, नोटबंदी हुई थी, डिमोनेटाइजेशन याद है? 2016 वाला बोल रहे हैं हम, 23 वाला कुछ नहीं है, वो खेल खिलौना है। अरे 2023 में जो नोटबंदी हुआ वो कुछ नहीं है, कोई जानता भी नहीं है। 2016 वाला कोविड, क्या चीज? कोविड। अरे अचानक से ये क्या हुआ पता ही नहीं है, धंधा चल रहा है, धर, ये क्या हुआ? बंद। इसको बोलते हैं शॉक्स। क्या बोलते हैं? शॉक। क्या बोलते हैं इनको? शॉक। समझ में आया ना?
साइकिल को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पर शॉक्स को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इकोनॉमिक साइकिल्स के साथ मूव कर सकते हैं, पर शॉक्स के साथ मूव नहीं कर सकते। एकदम अनसर्टेन इवेंट। पहले तुम लोग ये बताइए, तुमको जो बोला वो समझ में आए कि ना आए? अरे बोलो ना, अरे क्लियर है कि ना आए? चलो, तो मेरे को आप बताइए, समझ में आ गया पूरा? और लिख सकते हो साइक्लिकल्स डिफेंसिव्स, फटाफट लिख खत्म करो ना। साइक्लिकल्स का मतलब जो बिजनेस साइकिल से बहुत ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, जो बिजनेसेस साइकिल से बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं, जो धंधे बिजनेस साइकिल से बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं। बोलो कौन? एग्जांपल बोलो। जो लग्जरी गुड्स बनाते हैं। अरे लग्जरी गुड्स, एग्जांपल लिख लो। गोल्ड, अरे टाइटन इंडस्ट्रीज, अरे टाइटन। नहीं समझे? लग्जरी गुड्स बनाते हैं। एग्जांपल क्या लिखा बताओ ना? गोल्ड बनाने वाले, होटल वाले, लग्जरी होटल्स। अब जैसे इंडियन होटल, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स ऑपरेट करता है। कौन सा? ताज ग्रुप। लग्जरी है ना? होटल्स, एयरलाइंस और पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, पेंट्स, सीमेंट पेंट, कंस्ट्रक्शन कंपनीज। अरे धंधे पर इनका सबसे ज्यादा असर पड़ता है। मंदी आती है तो लोग बोलते हैं घर सबसे लास्ट में खरीदेंगे। अरे समझ रहे हो ना? घर सबसे लास्ट में खरीदेंगे। साइक्लिकल्स। पहले बताओ, ये समझ में आया? अरे बोलते नहीं हो। नेक्स्ट क्या है? डिफेंसिव्स। बिजनेस साइकिल से इनके धंधे पर फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है थोड़ा। बिजनेस साइकिल से इनके धंधे पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। बिजनेस साइकिल से इनके धंधे पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। एग्जांपल बोलो कौन सा? एफएमसीजी कंपनी, फार्मा कंपनी, दवाइयां बनाने वाली, आईटी कंपनी, टेलीकॉम कंपनी, टेलीकॉम। पहले ये बताइए, तुमको समझ में आ गया? अरे बोलो ना, अरे क्लियर है कि ना आए? तो ये सारे टर्म्स हम लोग अभी जो पढ़े हैं, ये सारे के सारे टर्म्स हम आपको अलग अलग चैप्टर के अंदर में अलग अलग टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो अभी मैंने आपको सिर्फ थोड़ा बहुत टर्म्स बताया, ऐसे करके देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ टर्म्स, अनगिनत टर्म्स है आपके सिलेबस में। वो जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे वैसे वैसे पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो ये अपना बेसिक डिस्कशन खत्म हुआ, बेसिक डिस्कशन खत्म हुआ। चलिए